वालेकुम जी, सुबह बखैर आप सबको। गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से जुम्मा मुबारक। आप सब मुझे कहते हैं सुहा अफजल और मेरे साथ मौजूद है आज दो गुड मॉर्निंग पब्लिक जो अनमोल रतन हरमीत सिंह आज इस्लामाबाद से फ्लाइट लेकर सीधा लाहौर पहुंच गए हैं। और रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब, कैसे सर आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक, मैं बहुत खुश हूँ कि हरमीत आज यहाँ पे मौजूद। और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आप पहली बार सेट पे बैठ के सुहा के साथ में, आपके साथ तो एक्सपीरियंस रहा है हमारा, सेट पे बैठने का एक मजा होता है। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने शुरू किया था तो हरमीत साथ होता था हमारे यहाँ पे, लेकिन मुनीज़ हमारे साथ होती थी, और अब सुहा है। और इस बात को अब 2 बरस हो जा रहे हैं कि हमने ये शो शुरू किया था। दिसंबर के एंड में पूरे 2 साल हो जाएंगे। माय वेरी फर्स्ट टाइम विद बोथ ऑफ यू गाइस, तो भी मैं तो बहुत खुश हूँ। तो आप सब भी हम सबको तीनों को स्क्रीन पर एक साथ देखकर बहुत खुश होंगे। तो आज सर हम वार्म वेलकम करते हैं आप सबको वंस अगेन। तो शो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्या क्या हैपनिंग्स आज इस्लामाबाद से क्या लेके आए हरमीत आप? मैं तो कल आया हूँ और यही सोच रहा था कि वहाँ पे पीछे क्या हुआ है, क्या क्या मामलात हुए हैं, लेकिन खबरें बहुत सारी हैं। और खबरें ये भी हैं कि कुछ मीटिंग्स हुई हैं और कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। और जिसका एक तरफ तो हम पीटीआई में भी देख रहे हैं कि बहुत चीज़ों के हवाले से बड़ी तशवीश भी पाई जा रही है। कहीं ना कहीं खैबर पख्तूनख्वा से भी बुरी खबरें आ रही हैं। तो ये जो सिचुएशन है, खान साहब ने जो ऐलान किया था, वो जो मामलात हैं, वो ऐसा लग रहा है कि अब टफ टाइम हुकूमत जो है वो भी देने जा रही है खान साहब को। लेकिन अब देखना ये कि मोनस इलाही साहब ने बड़े इंकशाफात किए और आपने भी देखे। इलाही साहब ने बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने हमें हमेशा ये कहा इमरान की तरफ जाओ, इमरान की तरफ जाओ। उनके कहने के ऊपर ही हमने इमरान को सपोर्ट किया था। इसके बाद वो ये कहते हैं इवन तहरीक अदम एतमाद जब आ रही थी उस वक्त भी हमें ये कहा गया था और उन्हीं के कहने के मुताबिक हम इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। अब वो कहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात है, वो जा चुके हैं, न्यूट्रल हो गई है जो आर्मी है, तो फिर उसको मुर्दे इल्जाम ठहराना बिल्कुल गलत है, ये गलत बात होगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बनता है रऊफ साहब, आपने देखा होगा कि साबिक आर्मी चीफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा था कि हम पिछले साल हम बड़े न्यूट्रल हो गए थे। लेकिन यहाँ पे ये देखिए आदम एतमाद जब आई, यानी तो मार्च में आई थी, आपको याद है मार्च की बात है ये 2022 की, तो फिर इनको कहा गया कि भाई आप खान साहब का साथ दें। तो इसका मतलब है कि इन्होंने मुदाखलत की है फिर से। पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं, वो तो बाजवा साहब ने खुद भी इतराफ कर लिया कि हमने गलती की, जो भी हम करते रहे और माजी की गलतियां दोहराते रहे। 75 साल की तारीख है हमारी कि हमने आर्मी ने मुदाखलत की, इस्टेब्लिशमेंट ने, और उस हवाले से वो उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि आइंदा कम से कम तारीख में इस चीज का यादा नहीं होगा। सर आप क्या समझते हैं, देर है दुरुस्त है वाला हाल? देर है दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक बात है, मतलब यही कहना चाहिए। अच्छा ये कल पिंडी, ये तो पहुंच गए पिंडी, और पिंडी में मार मार के 233 पे पहली विकेट उड़ी सर उनकी। 233 पे, मतलब आप वो भी बीमार थे। आप अगर सर ये ठीक होते तो फिर क्या धुलाई होनी थी हमारी? बीमार वो थे या पाकिस्तानी टीम? मुझे तो ये लगता है ये बीमार कर दिया था पूरी टीम को, ऐसा बीमार किया था कि उस वायरस का हमें नाम ही नहीं मिलता कि वो कौन सा वायरस है जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लगा हुआ है, जिसका इलाज मुआवजा कुछ हम करें। लेकिन आज पिंडी की हवा कैसी है? और अब टाइट ही लग रही है सर पिंडी की हवा। 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया इंग्लैंड की टीम ने एक दिन में इतने रन्स बनाने का, और 4 सेंचुरियां स्कोर की। यस सर, 4 सेंचुरियां स्कोर की, वो भी एक रिकॉर्ड है। और फिर जिस तरीके से उन्होंने धुलाई की है, यानी हकीकत में ऐसे खेल रहे थे जैसे 2020 मैच खेल रहे हो। पहले स्टेडियम, अपने लोग, सपोर्ट करने वाले भी अपने लोग, लेकिन टीम की ये जो बुरी हालत हम देख रहे हैं ना, रमीज राजा साहब या वो लैपटॉप के जो मास्टर है वो आ जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि हम सोच रहे थे कि बड़े बॉलर्स जो हैं वो हमारे, कल बॉलर्स भी आपने देखे, कोई हमें कोई इस तरह खातिर जाहिद महमूद ने अपनी डेब्यू विकेट दी है सर। जाहिद महमूद ने अपनी डेब्यू विकेट दी, लेकिन कब दी है, कितने रन्स पे दी है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब कोई 6.5 रन पर ओवर के हिसाब से उसने रन दिए हैं। कोई भी, यानी इंग्लैंड की टीम ने थ्रू आउट जो स्कोर किया है वो 6.5 रन पर ओवर के हिसाब से किया है। मैं एक बात बताऊं, असल में इनके कोच हैं ब्रैंडन मैकलम। ब्रैंडन मैकलम का कल भी मैंने जिक्र किया था, उनका न्यूजीलैंड से ताल्लुक है, बहुत एग्रेसिव खेलने वाले थे। और मुझे अभी तक याद है, मैंने कल भी इसका तस्करा किया था कि ब्रैंडन मैकलम की सरबराही में दुबई में पाकिस्तान का टेस्ट हो रहा था, और पाकिस्तान उससे पहले जीता बसा एक टेस्ट, और उस टेस्ट में ब्रैंडन मैकलम ने अपने खिलाड़ियों को ये कहा, ये कप्तान थे,
कि शुरू से ही मारना शुरू हो गए। एग्रेसिवली खेले बस और वो उन्होंने सबक जनाब याद मारना किया था शुरू उन्होंने। किया, बड़ी उन्होंने सही पिटाई कर दी भाई। हाँ, लेकिन इतने नहीं थी जितनी इंग्लैंड की टीम कुछ ने ज्यादा की। मशवरे पे अमल कर दिए, ये बड़ा मसला हुआ है। तो लेकिन हमें ऐसे कोच की जरूरत है सर। देखिए जैसे हमने कल भी इस चीज़ का जिक्र किया कि एक दफ़ा उनको ट्रेंड करके उनकी डेफिशिएंसीज पे वो कहाँ कहाँ लैक कर रहे हैं उसको फिल करके काम किया और वो परफॉर्मेंस आज तक नजर आती है। अब हमारे कमियां पता है, हमें कोताहियां पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम पता नहीं उस तरह से कैसे उस पर काम नहीं कर पा रहे। पता नहीं, हम तो सुस्त हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और ऐसा वार्म वेलकम किया हमने इंग्लैंड की टीम को। अब ये तो देखें ऐसा ना वेलकम किया, हार कल गए। ना कल हारिस रऊफ चला, ना नसीम शाह चला, ना जाहिद महमूद चला, ना मोहम्मद अली चला, कोई बॉलर नहीं चला। हालांकि मोहम्मद अली के हवाले से बड़े बड़े मैं देख रहा था दावे कि से मुख्तलिफ, बहुत हाँ, बड़े। बड़े दावे किए जा रहे थे कि कमाल कर जाएगा, ये कर जाएगा, लेकिन कल सारे ठुस हो गए बाजी, ठुस हो गए। ये बिल्कुल हालात है। हाय, हजार गम है जिंदगी में, एक गम ये कौन भी है। कौन से गमों की हम बात करें। एक तरफ हमें दुख लगा है मईशत का, एक तरफ तो भाई रशिया ने भी कहा कि भाई नहीं देंगे आपको, हम फंसा देंगे देने नहीं है में मसनूआत। तो ये सूरत हाल है कि कहा जाता था कि डार साहब आएंगे तो डॉलर घबरा गया है। अब डॉलर की क्या सिचुएशन है वो भी अब असल माहिर मुआशियात भी जब हमारे साथ थे 2 दिन पहले, तो वो ये कह रहे थे कि इसाक डार साहब को एडजस्टमेंट करनी आती है। आप चीज़ों की अगर कमियों की बात करें, उसे ठीक करने की, ग्राउंड रियलिटी की बात करें, तो मेरे ख्याल से वो प्रोसेस अब तक उनको नहीं पता। लेकिन अब आप अभी देखें ना, फिलहाल वफाक में सियासत- सैलरीज का मसला है बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, ये बड़ा मसला है। जो सिफातकार के साथ जो अमला होता है उनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं। एक अब और ये एक इंशाल्लाह बड़ा से। अच्छा एक जो निजी बैंक्स हैं उनसे भी लोन लेने की बात हो गई और लोन लिया भी गया है। तो ये सिचुएशन अगर हम देखें कि इस किस्म के हालात आ गए हैं, जो तजुर्बाकार टीम, अहल टीम, जैसे जो नालायक कहा करती है कि फलाने तो नालायक हैं, फलाने ना अहल हैं, हम तो अहल हैं, और सर, आके इसके क्या बाद- कर दिया उन्होंने। हरमीत, आप इसके बाद एक और चीज देखिए सर, अगर असेंबलियों से निकल आते हैं तो आप ये देखिए कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अबाउट टू एंड हैं, जिसके लिए Exactly. फंड्स जारी कर दिए गए हैं, जिसके लिए सारी चीजें मुकम्मल तौर पर तैयार है, अगर असेंबलियों से बाहर निकला जाता है तो वो कितना बड़ा नुकसान है पैसों के एतबार से जो हमें होगा। अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन सर अहम मुलाकातें जो लाहौर में की जा रही हैं, इस्लामाबाद में, पिंडी में, हर जगह की जा रही है। आपको पता है कि परवेज इलाही साहब गए, मोनस इलाही गए और एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की, अहम इंकशाफात किए और बहुत सारी ऐसी बातें हमने जिसको हम शुरू में भी इसकी डिस्कस बात की है कि Yes. मुनिस इलाही ने कल बहुत से इंकशाफात किए हैं। अच्छा, पीटीआई पंजाब के अरकान जो हैं उनको असेंबलियों को फौरी तौर पे नहीं बल्कि 20 दिसंबर का तक टाइम की डेट दी दिसंबर। गई है True, sir, true. कि वो उस वक्त तक असेंबलियां जो हैं उनसे इस्तीफे दे दें, असेंबलियां तोड़ दी जाएं, तोड़ने का मशवरा वो दिया हुआ है। सिंध असेंबली से मुस्ताफ़ी होने पर पीटीआई अरकान का इत्तफाक है, वो सारे के सारे कह रहे हैं। बलूचिस्तान में हमने पहले भी बात की थी, 2 टीमों में डिवाइड हुए हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड ग्रुप्स हुए हैं, हैं, बिल्कुल, हाँ। 4 एक तरफ हैं, रेंद साहब जो हैं उनकी सरबराही में 4 एक तरफ है, 3 एक तरफ है, एक तरफ है। वहाँ भी डिवीजन हो गई हुई है। तो अब खैबर पख्तूनख्वा के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है। वो हरमीत ज़्यादा बेहतर मतलब वो सब खबरें बहुत हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम ज़्यादा देख रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में एक चीज़, अब हम जब मैं जलसा कवर कर रहा था वहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद जो थी आवाम की, वो खैबर पख्तूनख्वा से खैबर थी। पख्तूनख्वा तो से है। ये चीज़ है कि अगर कोई किसी और फॉरवर्ड ब्लॉक में बैठता है तो वो आने फ्यूचर जो है उसका खतरे में, उसकी सीट जो है वो खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर इनको इलेक्शन जीतने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हैं। आपने ज़िमनी इलेक्शन में देखा, ये जो बल्दियाती इलेक्शन था उसमें भी आपने देखा कि क्या रिजल्ट आया। तो ये मसला है। हम इस वक्त देख रहे हैं कि पीटीआई की टिकट के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें की जाती हैं। बड़े लोग जो हैं अब इस्लामाबाद आ गए हैं वापस बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों से। तो ये चीज़ है कि लोग इसको भी देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से जाते हैं, हुकूमत के साथ बैठते हैं, तो ये खतरा उनको फ्यूचर में और नजर आ रहा है। लास्ट मोमेंट पे सर आप देखिए कुछ भी हो जाता है। अगर तरीके अदम एतमाद की बात करें तो ऐसे ऐसे सरप्राइजेस हमें मिले थे, अनप्रिडिक्टेबल सी सिचुएशन है, और इस पर अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि दोनों ऑप्शन को हम तो कंसीडर कर रहे हैं, या वो गवर्नर राज हो या फिर तरीके अदम एतमाद हो। तो ये अपनी तैयारी भी पूरी करके बैठे हुए हैं, बस नहीं सोचते तो पाकिस्तान का नहीं सोचते, ये मैशत बहुत का नहीं इम्पोर्टेंट सोचते। बात है, ये इम्पोर्टेंट बात है तुम्हारी। उसकी वजह ये है कि IMF ने सस्पेंड किया हुआ है, एग्जैक्टली। वो हमें इस वक्त जो पैसे उन्होंने देने से नहीं किस्त दे को रहे। अदा नहीं नहीं की, की। उनके वक्त के साथ मिन्नतें तरले जारी हैं, और मिन्नतें तरले में ये है कि कोई तरीक़ेकार हो जाए, हमें किस्त मिल मिल जाए। जाए। वो किस्त नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को मगरबी ताकतें जो हैं, दोस्त ममालिक भी, वो भी रिलक्टेंट हुए हुए हैं पैसे देने से। कर्ज की बहुत सख्त जरूरत है। बिल्कुल। 5 दिसंबर तक $1 अरब हमें पे करने हैं। हमने पहले भी इसके बारे में किया। जो स्कूप बॉन्ड्स हैं हमारे, उसकी रकम है हमें अदा करनी है। फिर अगले बरस के एंड तक तकरीबन $35 अरब हम $1 अरब के लिए रो रहे हैं। वो जनाब हमें वापस करने हैं। कर्जे
स्केड्यूल करने के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बहुत बुरे हालात इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, एक्सपोर्ट हमारी रुकी हुई है, तो हालात जो हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जी, अब ऐसे में सियासतदानों को हम जो बार बार कहते हैं कि चाहिए कि मिसाके मईशत करें बैठ के, कुछ भी हो जाए उसे मईशत को धचका ना पहुंचे। एग्जैक्टली। अब ये गवर्नमेंट भी कह रही है जो इस वक्त है कि अगर अबूरी हुकूमत आती है तो IMF शायद बिल्कुल ही सस्पेंड कर दे मुज़ाकरात को। उसकी वजह यह है कि उनका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से कॉन्फिडेंस हुआ है उनका। तो ये एक चीज़ खतरे की घंटी बजा रही है, मतलब हमें इस बारे में तशवीश है बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह खैर करे। हम चलते हैं आगे अपने रनडाउन की तरफ और देखते हैं कि हमारे डेली डोज में आज क्या लेके आ रही है। डेली डोज से पहले हम थोड़े से टॉप स्टोरीज को टच कर लेते हैं कि आज टॉप स्टोरीज में आपको क्या क्या बताएंगे। ऑब्वियसली जो हमने टॉप ऑफ द लिस्ट डिस्कस किया है कि पॉलिटिकल हैपनिंग्स क्या क्या है लाहौर इस्लामाबाद में, उसको डिस्कस करेंगे कि 20 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है असेंबली से बाहर निकलने का, और बहुत सारे लोग इस चीज़ की फेवर में हमें नजर भी आते हैं, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हरमीत हमारे साथ हैं, लेकिन सवाद की खबर हमेशा हमारे साथ होती है, ये इस्लामाबाद हो या लाहौर हो, सवाद से एक ज़बरदस्त सा पैकेज है, एक रिपोर्ट है, वहाँ पर एक नुमाइश रखी गई है और किसने वो ऑर्गेनाइज की और क्या क्या हैपनिंग्स थी वहाँ पे, हम उस पर आपको एक रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा सर बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है सर, PhD होल्डर्स पाकिस्तान में 4000 से ज्यादा तजावुज कर गई इनकी तादाद, जो इस वक्त बेरोजगार हैं, जिन्हें हम डॉक्टर कहते हैं, जिन्हें हम PhD डॉक्टर कहते हैं, उनका क्या मुस्तकबिल है या PhDs हो कैसे रही है पाकिस्तान में, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क है सर का मयार क्या है, मयार क्या है। हमने जो भी उठाया उसी में हम PhD कर लिए, मसला भी बहुत ज्यादा है। कोई अच्छे सब्जेक्ट में होती तो फिर भी कोई चांस मिल जाता है, सब ये एक पॉइंट है। ये सिलेक्शन का पॉइंट बड़ा मैटर करता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम क्रिकेट की बात करेंगे कि अब क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, एंड ये बहुत सारे सवाल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डेंगू की हम बात करेंगे, क्या ऐसा कौन सा फल है, ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनको खाने से डेंगू वायरस जो है वो कंपैरेटिवली उसकी रिकवरी जो है वो फास्ट की जा सकती है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो जी चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ। तो आज वीक का वैसे भी आखिरी शो है, फिर 2 दिन हमारी छुट्टी होगी, तो आज फ्राइडे डेली डोज आपको देते हैं। पहली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, एक गैर मुस्लिम का हजूर से मोहब्बत का इजहार। कैसे इजहार किया सर? नात पढ़ी अपनी खूबसूरत आवाज में। लेकिन चलो गैर मुस्लिम की हम बात कर रहे हैं, आपको पता होगा कल परसों आपने भी, कल या शायद परसों कोई वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे शाहरुख खान की कि वो उम्रा की अदायगी कर रहे हैं, सबने देखी है, तो मैंने कहा उसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो ये भी उनकी अकीदत है, उनका एहतराम है, और ये उन्होंने दिखाओगी भी, हम बात ही करें मतलब नहीं सर, नात दिखाती हूँ ना, तो मैंने वैसे जिक्र कर दिया इसका। हाँ बिल्कुल, आपको दिखाते हैं। एक गैर मुस्लिम जो है बेसिकली इंडिया से, इनका अगेन इनका ताल्लुक भी इंडिया से ही है, और वो नात पढ़ के हजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना, उनके हजूर ये नात का जो है वो हदिया पेश कर रहे हैं। और जरा इसकी थोड़ी साउंड भी दे प्रोडक्शन टीम, जरा इसका साउंड दे थोड़ा सा। अच्छा आवाज देते हैं, ऑडियो नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है कि रोसब इससे पहले भी आपको याद होगा कि बल्कि एक सरदार जी थे, उनको हमने बुलाया था अपने शो में, तो वो भी नात से जो है हाँ वो पढ़ा करते थे, उसको इंडिया से हमने इनवाइट किया था। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं, एक अच्छे जेस्चर है। मैं समझता हूँ कि देखें, रेस्पेक्ट हर धर्म की, हर मजहब की होनी चाहिए, और ये अजीम हस्तियाँ हैं, ये सिर्फ एक तबके के लिए, एक मसलक के लिए नहीं आई, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हैं। तो ये जो मानना है, ये जो अकीदा है, हर किसी का अपने तरीके से वो ट्रिब्यूट जो है वो पेश करता है। और ये मैं समझता हूँ ये जेस्चर जो है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मोदी की के हवाले से खबरें जो आ रही हैं, और हम उस पर भी जिक्र करते रहते हैं कि क्या क्या मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं कि वो नहीं चाह रहे कि, कल मैं देख रहा था कि उनके बहुत बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, उसने बाकायदा चैनल छोड़ दिया है, बहुत जर्नलिस्ट छोड़ गए इस वजह से कि ये जो हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं मोदी सरकार, और जो एक्सट्रीमिज्म, उसको डिक्टेटरशिप कहा जा रहा है कि मोदी साहब ने इस किस्म की चीज जो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट की है। तो उसमें अगर इस किस्म की वीडियोस आती हैं तो ये खुशायन है, और कहीं ना कहीं मोरली सपोर्ट भी मिल जाता है। कहीं ना कहीं मुसलमान जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक, उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तो खुशी भी होती है कि एक अच्छा पैगाम भी कहीं ना कहीं से मिल जाता है। बल्कि इसको जितना भी मैं अप्रिशिएट करना चाहिए काम। हाँ बिल्कुल कम है। मैं ये बताऊँ कि शबाना आज़मी की ट्वीट कुछ अर्सा पहले मैंने देखी थी, जिसमें उन्होंने बताया, हालांकि शबाना आज़मी बहुत लिबरल खातून है, वो मजहब से उस तरह से उनका ताल्लुक नहीं है। उनके जो मियाँ है जावेद अख्तर, वो तो बिल्कुल वो भी कहते हैं मेरा किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद शबाना आज़मी का कहना था कि हम लोगों को अगर किराए पे मकान लेना हो या खरीदना हो किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे मुसलमान नहीं बसते, तो हमें मुश्किल पेश आ जाती है। मुसलमानों के नाम के साथ ही ये सूरत हाल हो गई है कि उनको
किराए के घर नहीं मिलते, उनको नौकरियां नहीं मिलती, वो बहुत उन्होंने रोया पीटा हुआ सब था। उस पर डॉक्यूमेंट्री बाकायदा बनी थी सोहा। उसमें ये हुआ था कि कोई बिन अक़वामी ऐसा चैनल था जो बाहर से कुछ नुमाइंदे आए थे, उन्होंने जो मुसलमान थे उनको बाकायदा अपना नाम लेकर मुख्तलिफ घर जब जाते थे तो वहाँ पे उनको रिफ्यूज़ किया जाता कि नहीं माजरत हम आपको घर नहीं सकते, आप मुसलमान हैं। तो ये चीज़ पे बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो इस किस्म की चीज़, ये जो लहर है ये पहले, क्योंकि मेरी वालदा जो है, ज़ाहिर बात है मेरे नानके जो है दिल्ली से, मेरी वालदा जब हिंदुस्तान जाती थी तो वहाँ के किस्से कहानियाँ वो हमें सुनाती थी कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल है। जब भी दीपावली होती है तो मुसलमान, सिख और हिंदू बड़े कमाल से मनाते हैं, बड़े अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब जो चीज़ हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदल रही हैं और नुकसान बदल गई है, बहुत रिजिडिटी ज़्यादा आ गई है। अच्छा, हम एक तरफ से देखा जाए, मतलब जैसे हमारे यहाँ जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट थी इमरान खान के यहाँ, ये था शिदत पसंदी कुछ थी या और भी मतलब जो मसाइल थे वो थे, उसमें से हम निकल आए। और उस तरफ ये है कि मोदी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, वो एक्सट्रीमिस्ट होते जा रहे हैं, मजीद एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं। खैर चीज़ें हैं बहुत सारी, आपसे मजीद भी सवाल से शेयर करने के लिए एक ऐसा टॉपिक है इस पर बहुत सारी बात की जा सकती है। लेकिन फिलहाल सर मैं तो आपसे यही कहूँगी कि पिंडी जलसा, मैच तकसा, तुमने उसकी बात करनी है मारो। सर नहीं, मैं आपको कहती, क्रिस्टियन टर्नर ने कहा है, मैंने नहीं कहा। और कहा कैसे है, उसने कहा पिंडी जलसा मैच तकसा, ऐसे बोला है। जलसा सर उन्होंने गलत बोला ना, मैं बता रही हूँ, उन्हें बोलना नहीं आया, लेकिन पंजाबी बोलने की कामयाब कोशिश की है। पहाड़ी जबान है, पोठोहारी है, पोठोहारी जबान ये पिंडी से थोड़ा सा हट के आप जब जाएंगी ना, जैसे ये इलाके हैं खटास राज और इन इलाकों में जब आप जाते हैं वहाँ पे ये पोठोहारी शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं मरी के करीब भी आसपास कुछ इलाकों में बोली जाती है। तो लेकिन इनको जब भी हमने देखा है, जब भी मुलाकात हुई है, उर्दू बड़ी मजे की बोलते हैं सर, पंजाबी बड़ी अच्छी बोलते हैं। और इस वक्त जो वीडियो वायरल हुई है ट्विटर पे जो उन्होंने शेयर की है, हैंडल हैंडल ते पैडल ते चिपुस ते डीजल सर ये मैं जिक्र कर रही हूँ, देख लीजिए आपके सामने आगे मैं जिक्र कर रही हूँ उनकी एक वीडियो की जो कि ट्विटर पे बहुत वायरल हुई है। इसमें वो गुफ्तगू कर रहे हैं पंजाबी में, उर्दू में, और फिर जिस जुबान का आप जिक्र कर रहे हैं और पोठोहारी उसमें जिक्र कर रहे हैं, और जिक्र में मतलब वो हर तरह से कोशिश करते हैं अपने आप को जस्ट रिक्शे को देखे ना कितना कमाल का इस पे करते हैं ये लोग हमारे इस ट्रेडिशन को। सर आपको याद होगा एक कोरियन पूरा गैंग आया था, शहजादी जब आए थे तो रिक्शे में उनको घुमा दिया गया था इस्लामाबाद की सड़कों पर। ये देखा, हालांकि इस्लामाबाद में रिक्शा बैन है, फिर भी उनको कहा कि भैया आप चलते जाओ। लेकिन अब पाकिस्तानी आवाम को बोले आप रिक्शे में ट्रेवल करें, सर नहीं करेंगे। क्रिस्टियन टर्नर साहब जो है वो रिक्शे में गए और पिंडी में जाके उन्होंने रिक्शा लिया, उसमें वो बैठे, उन्होंने सैर की और उन्होंने पोठोहारी जबान में उसको कहा। वो रिक्शे वाले ने जब पूछा तो उन्होंने कहाँ जाएंगे तो आगे से जवाब दिया पिंडी जैसा, पिंडी जैसा। लेकिन सर आपको पता है वो बेसिकली बात कर रहे हैं क्रिकेट की। उन्होंने कहा है कि मैं बताता हूँ कि दिसंबर तक अब इस वक्त विन विन सिचुएशन रहेगी और मैं कह रहा हूँ कि मेरी टीम ही जीतेगी। और हमने T20 में जो इनकी एक्सपर्टीज देखी है और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज आई हैं, कौन सी टीम बेस्ट होगी ये देखना भी बाकी है। लेकिन मेरी सारी नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात जो है ऑब्वियसली इंग्लैंड टीम के साथ है। पाकिस्तान में थोड़े फेवर कर देते पाकिस्तान को, हमारी जुबान नहीं बोल रहे। हम तो वहाँ पे सिटीजन भी होते हैं, हम कभी इंग्लैंड को फेवर नहीं करते हैं। ये तो बेचारे सिटीजन पाकिस्तान के है नहीं वहाँ के, जाहिर बात है, और उनके ही नुमाइंदे हैं, जाहिर बात है ना, माफ कर दो सुबह। लेकिन काफी खुश थे तो हमने कहा ये वीडियो आपसे शेयर करते हैं। अच्छा अगली खबर आपको देते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी अजीबो गरीब सी खबर है कि सर एक खातून की अंगूठी ढूंढने के लिए उसने पूरी एक टीम हायर कर ली है बॉयज की, जिनको हम कहते हैं मतलब वो सारे जो सफाई करते हैं, सफाई सुथराई करते हैं। अब एक अंगूठी घूमी है, उस अंगूठी को ढूंढने के लिए सर एक ऐसी मूवी भी थी मेरे ख्याल से शाहरुख खान की और अनुष्का की एक ऐसी मूवी है जिसमें अनुष्का की अंगूठी गुम हो जाती है और वो ऐसे इसको ढूंढने के लिए पूरी दुनिया घूमते हैं। लेकिन ये खातून की बड़ी इंपॉर्टेंट अंगूठी थी, गुमाई उसने ऐसे कि उसने कूड़ेदान में फेंक दी और उसको पता नहीं चला कि उसने कूड़ेदान में फेंक दिया। वो कहती है ढूंढो, ढूंढ के लेके आओ। मुझे वो याद है 2.5 Men कॉमेडी सीरीज बड़ी मशहूर अमेरिका की, उसमें वो अंगूठी केक में छुपा लेते हैं, अपनी तरफ से बड़ा रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और इससे पहले कि उसको रोके वो खातून जो वो खा जाती है। पेट में गई फिर तो नहीं निकलती सर। लेकिन मैं आपको अंगूठी से याद है, अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है सर। एक ऐसा शख्स है, पहले तो ये कर लेना, मतलब ये खाकरों वाली हो गई
इतनी थी मतलब इतना ही था कि टीम हायर कर ली, ढूंढ के लेके आओ। लेकिन अंगूठी पेट में जाने से याद आया कि अगली खबर ये है कि सर इतने सिक्के एक शख्स ने खा लिए कि उसके मेदे में सर कैन यू इमेजिन के 1.5 किलो सिक्के जमा हो गए। खाने का काम ही कर रहा था सर, जमा करने के बजाय उसको भी सोच रहा हूँ कि सेफ जोन में जा रहा है, बस इधर ही जमा करता है। यही डॉक्टर्स ने कहा कि ये शीज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया दोनों में से जो भी बोले तलफ़्फ़ुज़, उसका शिकार है, बीमारी है जिसमें इंसान को पता नहीं चलता, नींद की हालत में वो उठ जाता है या ऐसी हालत में होता है जिसमें उसको पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है। तो ये आदमी बेसिकली बीमार था, उसमें वो सिक्के खाता रहा कहीं और 1.5 किलो 187 सिक्के मिले उसके पेट से। दर्द हुआ, ऑपरेट किया तो फिर पता लगा 187 सिक्के वहीं पे सेव हुए हैं। तो जोरी बनाया हुआ था उसने अपने पेट और मैदे को। हाँ, लेकिन फिर पेट का दर्द भी बेतहाशा हुआ होगा, वेट बहुत ज्यादा हो गया था ना। देखिए वेट होता है सिक्कों का। रिश्तेदारों को भी चाहिए, घर वालों को भी चाहिए, अगर आपके घर में कोई मरीज है स्किज़ोफ्रेनिया का तो उस सूरत में फौरन साइकियाट्रिस्ट से मशवरा करें। जानने वाले थे, रोज साहब जानने वाली थी फैमिली में, तो वो ये होता था कि उसको ये बीमारी थी और वो आधी रात को उठ के झाड़ू फेरा करती थी। अच्छा, ये सिचुएशन थी। तो अच्छा, एक और दोस्त है हॉस्टल में मेरे साथ, अक्सर अब मैं रात को सोया, अचानक उठ गए, पकड़ो 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 पकड़ो, ये है आरने आया, मुझे मारने आया। मैंने कहा कौन है यार, सामने कुछ दिख नहीं रहा है। तो इस किस्म की बीमारी, आपकी बात दोस्त है कि इसका इलाज जो है वो करना चाहिए, वरना फिर ये पेट का दर्द जो बड़ा खतरनाक होता है। मेरा भाई बड़ा जो है अब तो फौत हो गया वो, तो वो इसका स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज था, तो वो नींद में उठ के चल पड़ता था, मतलब वो कहीं कहीं पहुंच जाया करता था। और मेरे वालिद एक दफा उसको लेके आए बड़ी मुश्किल से, वो कहते मैं चलता गया तो एक जगह शुक्र है मिल गया, वो एक जगह एक तमाशा को दिखा रहा था रात के वक्त में, तो उसके गेट मजमा लगा हुआ था, उसमें ये भी खड़ा हुआ था, आंखें बंद बिल्कुल, वो बस नींद में चलने की बीमारी टाइप बड़ी खतरनाक हो सकती है। लोग कई जो है वो गिर जाते हैं ऊपर की इमारतों से, सेकंड फ्लोर से, ऐसे नींद की हालत में चलना या शिज़ोफ्रेनिया जो भी होना, तो बड़ी खतरनाक। अच्छा, बहुत सारे लोग सर इसको लाइट भी लेते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाज़ वक़्त बच्चे, अगर आप बच्चों को देखो तो नींद में चलने की बीमारी होती है और वो इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब उसको वो इस बीमारी में कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन अगर इसको इस छोटी उम्र में या जिस भी एज में, यंग एज में अगर आप इसे डायग्नोज कर लेते हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर वक्त रहते इसका इलाज मुआवजा जो मुमकिन हो सके, अगर उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आप ये बात बिल्कुल ठीक, हमने कुछ समय पहले किया भी था हरमीत, जब के ज़हनी अमराज का आलमी दिन जो था उसके ऊपर हमने मुख्तलिफ बीमारियों का जिक्र किया था। लोग जो है मुब्तला हो जाते हैं और जाते नहीं है डॉक्टर के पास, जाते नहीं है। तो ये जो मसला है कि दिमागी ये मरीज है, हमने एक माशरे में इस चीज को भी थोड़ा सा वो रखा हुआ है जिसकी वजह से लोग जो है ये बात खुल के नहीं करते कि मुझे ना ये प्रॉब्लम है। हाँ, अब हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें जो है वो थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं। एक तो रोज साहब एक चीज जो अलार्मिंग है, हम देख रहे हैं कि नौजवान जो है, अब परसों मैं फिर मेरे एक दोस्त के पास गया, वहां पे मैंने देखा नौजवानों की, ख्वातीन, ये जो बच्चियां हैं और नौजवान ये लड़के, इनकी बहुत बड़ी तादाद जो है डिप्रेशन का शिकार होती चली है। फिर इस पे मेरे ख्याल में डिस्कशन कर लेंगे, वैसे हमने बहुत किए इस पे। ये टॉपिक सर बहुत बड़ा है, क्योंकि आप यंगस्टर्स की अगर बात करें, जॉब ना होने की वजह से, जो हम पीएचडी का जिक्र भी कर रहे हैं, जॉब ना होने की वजह से, और आपके दोस्त के साथ ताल्लुकात, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी स्टडीज, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हमारे माशरे में इस वक्त जिसने कंफ्यूज करके रखा हुआ है। और सर डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, ये तो जो बात करें ना अमित पाजी, मैं आपको बताऊं कि ये हम इतना आम इस्तेमाल करते हैं, ये बाकायदा बीमारियां हैं, इनको इतना आम इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। कोई छोटा सा बच्चा होगा ना, से पूछेंगे क्या हुआ है, तो आगे से कहता है बस मैं डिप्रेस हूँ, बस मुझे स्ट्रेस है। मतलब ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसकी ग्राउंड रियलिटी और है, तो इन लफ्जों को भी आम तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो हरमीत ने से बात की ना कि लोग जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, डरते हैं, कहते हैं कि मतलब अगर ये पता चल गया किसी को माशरे में तो पता नहीं क्या मेरे ऊपर स्टैंप लग जाएगी, मेरे ऊपर स्टैंप लग जाएगी कि दिमागी अमराज का शिकार है। हालांकि वो बड़ी मामूली सी बात है, पागल, हर चीज को पागलपन से जोड़ देते हैं, पागल हो गया। और हालांकि ये बीमारी हम देखते हैं मगरब में बहुत ज्यादा है, अब तो आहिस्ता इसलिए बढ़ रही है कि उसकी वजह है हमारा जो सिस्टम था, फैमिली सिस्टम था, लोगों के साथ जुड़ना जो था वो कम हो रहा है। मोबाइल के साथ ही हम कनेक्ट हो गए, अकेले और तन्हाई में जाना पसंद है, यही वजह है। हम फिर सोशल मीडिया आ गया है, इसकी वजह से भी बहुत सारे नौजवान जो हैं, जो उनको वो चीज नहीं मिलती जो वो चाहते हैं, और वो जो देखते हैं, अब मेरी बड़ी खूबसूरत कोट पहना है और मैंने तस्वीर, इसके बाद मैं किस नजर में किस सूरत में मैं किस शक्ल में आता हूँ वो मैं नहीं दिखाता, लेकिन जहां मैंने बड़ा डिसेंट लुक आती है मैं तस्वीर खींच के फेसबुक पे चढ़ा
उड़ा लेता हूँ, वहां से जो बैठे हैं नौजवान उस चीज को वो देख के एक तो ये चीज भी बड़ा कमतरी का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, इसीलिए इस चीज को इंडोर्स करना बार बार बहुत जरूरी है कि मेंटल हेल्थ इज रियल। अगर आप बीमार हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इलाज मुआवजे के लिए जाते हैं, अगर आप यहाँ से बीमार है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये भी बाकायदा एक बीमारी है, यहाँ से बीमार है। चूंकि बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो कहती हैं कि पता नहीं क्या है, यहाँ करके कोई गोला सा बन जाता है और पीरों फकीरों के पास जा रही है। एंजाइटी, वो बेसिकली वो भी एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होती हैं। मुआशरे के जबर का या घर के जो माहौल है उस माहौल में उनको तंगी का एहसास होता है, माहौल में जबर का एहसास होता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो महसूस ये होता है कि जैसे पेट में कोई चीज। और इन सिम्टम्स को लाइट नहीं लेना चाहिए, मतलब बटरफ्लाइज इन स्टमक और आप हैवीनेस फील करें तो लाइट मत लें इसको। सर आगे बढ़ते हैं। आगे खबर है, उम्र रसीदा शख्स का साइकिल चलाने की जो वीडियो है वो वायरल हो गई है। इस उम्र में वो हाथ छोड़ के पेडल नहीं पकड़ा, साइकिल को तेज स्पीड से चला रहे हैं। वो कह रहे मेरी जिंदगी में इतनी तेज चली है, बूढ़ा हो गया। होना चाहिए जवान तो उम्र रखे है। आप दोनों सही कह रहे हैं, आप दोनों सही कह रहे हैं। ना वीडियो दिखा दे फौरी तौर पर, जी दिखा दी है वीडियो देखे सर उनकी। वो तो गुनगुनाते जा रहे हैं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, इस तरह की फीलर्स की। फुर्ती भी आप देखें ना, हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है इस उम्र में सर, हड्डियां टूट गई तो फिर आज जोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो कर रहे हैं। मैं तो पहले कहा कि वो दिल होना चाहिए जवान तो उम्र की रखा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमने कुछ दफा पहले एक टीचर बुलवाए थे जिन्होंने एक 55 साल की उम्र में जाके फैसला किया कि उन्होंने वेट लिफ्टिंग करनी है और रेसलिंग करनी है। वो रेसलर थे और वो रेसलर बन गए और इंटरनेशनली कम्पीट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो 55 साल की उम्र बड़ी उम्र होती है, रिटायरमेंट उनकी हो गई है। ये साइकिल के हवाले से सो एक चीज ना, आप रघु साहब को भी याद होगा, साइकिल जो है बड़ी आम हुआ करती थी। अब भी मैं देखता हूँ बहुत से देहातों में गया हूँ और बहुत से गाँव में मैंने देखे बुजुर्ग जो है वो आज भी साइकिल चलाते हैं और बड़ा एक्टिव तरीके से, और उनको बड़ा मजा भी आता है। पूरी एक्सरसाइज है। और सर इसके अलावा आपको याद होगा कोविड में खासतौर पे चले ट्रेंड ही आया था, लेकिन आया था जब लोग घरों में थे तो उस वक्त साइकिल्स वाले जो थे वो शॉप्स वाले, वो शॉपकीपर्स कहते थे कि साइकिल का बड़ा कारोबार अच्छा हो गया क्योंकि घरों में लोगों ने कहा कि अब घर में तो रहना है, गली में कम से कम साइकिल चला लेते हैं, तो बच्चे और बड़े सब साइकिलिंग की तरफ काफी चले गए थे। लेकिन सर जो वीडियो हम दिखा रहे हैं ना, ये ट्रिकी इस एतबार से भी है कि पूरी सड़क गीली है, बारिश हुई हुई है और मोटरसाइकिल चलाने वालों को, साइकिल चलाने वाले को पता होता है कि ये स्लिपी हो जाती है बहुत ज्यादा। तो ये भी हल्की सी ब्रेक लगाई भैया गए काम से। तो ये मेरे साथ हुआ है, कोलमपुर में था, चला रहा था, बड़े आराम से चला रहा था बाइक। वहाँ पे बाइक बहुत ज्यादा जो है खवातीन भी चलाती हैं और वो बड़ा वहाँ पे एक साइकिल और बाइक का वो मैंने ब्रेक ली और उसके बाद फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ खिसकते कहाँ पहुंच गया भाई। पर शुक्र हुआ हड्डी शड्डी नहीं टूटी। साइकिल से दो बातें याद आती है मुझे। एक तो एक मजमून जो है खास तौर पे जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, पतरस बुखारी का मजमून है मिर्जा की बाइसिकल। आप लोगों ने भी शायद कभी मेरे ख्याल में पढ़ा है सर, मैंने है ना, स्कूल में सब्जेक्ट था। हाँ स्कूल में सब्जेक्ट में था। क्या था सर मिर्जा की बाइसिकल? क्या मजेदार किस्म का वो मजमून है भाई, वो पढ़ा जाना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि इतना एंजॉय करोगे हंस हंस के आपका बुरा हाल हो जाएगा अगर आप वो पढ़ लो तो। तो उसके साथ एक और चीज ये कि मुझे अपना बचपन मतलब याद आता है कि किराए पे साइकिल लेना, किराए पे साइकिल किराए पे जाना और फिर जब घर आना तो 2-3 थपेड़े भी लगे। गायब कहाँ होते थे पहले, मुझे ये तो बताइए गायब कहाँ होते थे? उस जमाने में ये तमाशा बहुत होता था कि साइकिल लेके गलियां लेकिन वो उसका एक अलग मजा होता था दोस्तों के साथ मिलके ना, वो 58-54 पे खुशी ये हुआ करती थी साइकिलों के ऊपर। अब तो हालात ये हैं कि सड़कों पे ट्रैफिक इतना ज्यादा, वैसे गाड़ी नहीं चलती, साइकिल कहाँ से चलेगी? हाँ गाड़ियाँ इतनी तेज। फिर आप जो लाहौर का जिक्र करें तो बहुत मुश्किल है। मैं तो देखता हूँ ये गाड़ी चलाने वाला भी बड़ा, उसका भी बड़ा जिक्र है, और जो बाइक चला रहा है उसको और आजकल ये कहा जा रहा है हरमीत कि जिसने लाहौर में गाड़ी चला ली उसने दुनिया में कहीं भी चला ली, वो पास है, उसको ट्रैफिक मतलब ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया समझो। हालांकि ये सिचुएशन कराची में थी, मुझे याद है भाई, कमाल की ट्रैफिक और इसी तरह और बड़े एक्टिव तरीके से आपने निकलना। लेकिन अब हम लाहौर में देख रहे हैं चीजें बढ़ती जा रही है। परफेक्ट वर्ड, बेहंगम ट्रैफिक तो चले हुए हैं, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है। यहाँ से लोगों के लिए सबक यही है कि मतलब ट्रैफिक से आपके कौमी मिजाज का पता चलता है कि आप किस तरह के लोग हैं, किस तरह की कौम है। अगर आपके अंदर ये बेहंगम ट्रैफिक है तो इसका मतलब यह है कि आप कौम नहीं है बल्कि गिरोह है, एक गिरोह है, जो हजूम है। हाँ हजूम है, मतलब एक
हजूम बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया मीत ने। कौमों के बाशऊर होने की सर बहुत बड़ी एग्जांपल और बहुत बड़ी मिसाल ये है कि आप ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। इससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपकी कौम जो है वो कितनी बाशऊर है। तो एज ए इंडिविजुअली अपना किरदार अदा कर ले, सारे अच्छे हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो शायद कौम भी अच्छी हो जाए। खैर हमने अब ब्रेक लेनी है। हाँ चलिए जी क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, मैंने अभी मैच लगा के देखा है और 577 हो गए हैं और पिछले 10 ओवर में उन्होंने 88 रन बनाए, 3 आउट भी हो गए। लेकिन उनका मकसद बुनियादी तौर पे यही था कि इतना अंडर प्रेशर लाया जाए पाकिस्तान की टीम को जिसकी गुहादनी हरमीत और वो ले आए। तो तभी मैं कहूँ सर उदास क्यों हो गए हैं? तभी मैं कहूँ फोन देखकर उदास क्यों हो गए थे? मैंने कहा इतनी पिटाई हो रही है जिसकी गुहादनी, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है। और ये T20 नहीं है बाजी, ये टेस्ट मैच हो रहा है। यही नहीं समझ रहे समझाया जाके। एक वैसे वो बड़ा जोक भी है कि एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म जा रहा था और वो एकदम मैच में उसको बारी आ गई तो लोगों ने उसको भिजवाया, उसने जाते ही चौके छक्के मारने शुरू कर दिए। ये इंग्लैंड की टीम के वायरस से या पेट खराब होने से है। तो बड़ी मुश्किल से उसको आउट किया, उस वक्त तो सेंचुरी कर चुका हुआ था। जब वो वापस आया तो उसको नामानिगारों ने रोक लिया और उसको कहा कि मतलब आपकी सक्सेस की वजह क्या है। उसने कहा 1 मिनट। वो भागा गया, वॉशरूम से होके वापस आया। तो जब उन्होंने कहा, उसने कहा सर बाद यह मेरा पेट खराब था। मैं कहा जल्दी पेट खराब कर दो, इन सबके पेट खराब कर दो प्लीज, डू समथिंग। मेरे ख्याल में वो हाल उनका है, उनके पेट खराब है और जल्दी काम निकाल। हाँ 577 हो गए हैं और 6 खिलाड़ी आउट हैं। 3 विकेटें अब नसीम शाह ने ले ली हैं। अच्छा। लेकिन ये परफॉर्मेंस कोई ऐसी नहीं है जिसके ऊपर पाकिस्तान की तारीफ की जाए। एग्जैक्टली। तो हमारे दोस्त इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे चल के बात करते हैं। ये जो डेवलपमेंट हो रही है, पंजाब असम्बली के अरकान को कहा गया है कि असम्बलियाँ फौरी नहीं 20 दिसंबर तक तोड़ने का मशवरा है और बाजवा साहब ने कहा इमरान की तरफ जाओ। मुनीस सलाई का ये कहना है। इफ्तिखार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो इफ्तिखार आज की मेरे ख्याल में हम एक दूसरे से ताज़ियत कर लें इमरान असलम के इंतकाल के ऊपर। आपके भी दोस्त थे, मेरे भी बहुत दोस्त थे और उनको जियो के बनाने में बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया जाना चाहिए। तो he was my mentor। हाँ उसका जो जवाबदेह प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट था ये बुनियादी तौर पे इसमें इमरान का बहुत बड़ा हाथ था। वो सिर्फ किताबें पढ़ने का ही शौकीन नहीं था, वो सोचता भी था, वो आइडियाज को जन्म भी देता था, फिर उस आइडियाज पे अमल भी करवाता था। और अगर आपको वो जियो का कार्टून याद हो जी, जो उसकी जेन की पैदावार था और वो इतना पॉपुलर हुआ कि इमरान असलम ही कर सकता था। अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे, उसके गुनाहों को माफ करे, उसके दर्जात को बुलंद करे और उसके खानदान को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे, हिम्मत दे। अब ऐसे सहाफ़ी नहीं मिलेंगे, ना ऐसे असातिज़ा मिलेंगे, ना ऐसे लोग मिलेंगे जो सियासत में यकीन करने के बावजूद, सियासी नज़रिए में यकीन के बावजूद उसको अपनी बुनियाद नहीं बनाते, उसकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसको अपने रास्ते में रुकावट नहीं बने। बिल्कुल ठीक है। मैं खुद, मेरी बहुत दोस्ती थी। मैं जब कराची में गया हूँ तो इमरान असलम के साथ बहुत टाइम मैंने गुजारा है, क्योंकि मैं जियो के आने से पहले ही चला गया था वहाँ पे और हम 3-4 ही लोग थे। अज़हर अब्बास, मैं, इमरान असलम ख़ास तौर पे कमरा शेयर करते थे और वहाँ बैठ के हम प्लान करते रहते थे कि क्या क्या कुछ होगा, किस तरीके से होगा। अल्लाह ताला वाकई उसके दर्जात बुलंद करे। अब ये हमारी दुनियावी चीज़ें हैं कि हम टॉपिक में चले जाते हैं फ़ौरन, मतलब बदल के। असल में इमरान के जो कंट्रीब्यूशन है उस पर तो पूरा एक प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन इफ्तिखार, अब दुनियादारी है, क्या किया जाए। तो कल जो मुनीस सलाई ने कहा बाजवा साहब के हवाले से कि हमें कहा उन्होंने कि आप पीटीआई की तरफ जाओ, और इवन अज़्म एतमाद के हवाले से भी उन्होंने कहा, इसको कैसे देखते हो आप? मुनीस सलाई, क्या ये इस बात का इशारा है कि इख्तलाफात हैं काफ लीग में और पीटीआई में, जिसको मुनीस सलाई भी अब उनका वोट शायद हो जाए पीटीआई के खिलाफ?
देखिए मुझे कुछ समझ नहीं आई सारी बात की कि आसिफ जरदारी के साथ आखिरी मीटिंग हुई लोगों की, जिसमें ये कहा गया कि दुआए खैर कहें, और परवेज अली साहब ने हुक्म जारी किया अपने सेक्रेटरी भट्टी को कि कल सुबह ये लोग आ रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनसे लें आप, और जो थे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जमा करवा दें। एक तरफ रात को ये बात हुई और सुबह इनकी गाड़ी जो है वो वहां पर चली गई इमरान खान की तरफ। अब मुन्नस ने ये बता दिया है कि ये गाड़ी क्यों इमरान खान की तरफ गई। उनके मुताबिक बाजवा ने कहा, इसका मतलब बाजवा डबल गेम कर रहा था। सवाल है कि बाजवा डबल गेम क्यों कर रहा था, इस पे भी तो बहुत सी तहकीक होनी चाहिए। और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि फैज की कोई गलती नहीं, ये सारी की सारी गलतियां बाजवा की हैं। ये नुक्ता भी देखने का है। और अब इस मौके पे मोनस का ये कहना, ये बयान देने का मकसद क्या है, ये उसी अपना प्रोग्राम में बात की गई है जिस प्रोग्राम में इनके वालिद ने नेपियों की बात की थी और इसने बाजवा के धोखा देने की बात की है। क्या ये जो मोनस का स्टेटमेंट है ये उन लोगों के अब खिलाफ है जो बाजवा को अभी गाली दे रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि अगर बाजवा के कहने पर ये इमरान के पास जाते हैं तो इससे ये ख्याल लिया जाए कि बाजवा इमरान का हामी था। आज इमरान के जो हामी हैं वो सोशल मीडिया पे जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए है, अभी बाजवा को गाली दे रहे हैं। क्या मुन्नस उस गाली के खिलाफ है? तो क्या मुन्नस अगर उस गाली के खिलाफ है तो क्या मुन्नस पीटीआई की उस पॉलिसी के खिलाफ है जिस पॉलिसी के पर अमल करते हुए अब वो मुन्नस के वालिद को कह रहे हैं कि पंजाब की असेंबली तोड़े? ये कुछ समझा दो मुझे तो बात आगे चलती। अच्छा इफ्तिखार साहब ये कहिएगा कि इमरान खान साहब की कॉल तो हमारे सामने कि 20 दिसंबर तक का उन्होंने टाइम दिया कि आप असेंबली से निकल आए और ये भी मेरे पास सोल्यूशन फिलहाल ये है। एट द सेम प्लेस राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि हम दोनों ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं, वो गवर्नर राज हो या तरीके अदम एतमाद हो। आप इन ऑप्शंस को कैसे देखते हैं और इमरान खान साहब की इस कॉल को कैसे देखते हैं? देखिए इमरान तो इतनी कॉल दे चुका है कि मैं भी भूल जाऊंगी किसकी कॉल कब तक वो चलती है। और एक बात की शाबाश मैं इमरान को देता हूँ कि उसने लोगों को अपने पीछे लगाने के लिए बहुत अच्छे नारे तैयार किए। हर रोज वो इतना नारा देता है, हर रोज इतना वादा करता है और लोगों को अपने साथ जोड़े रखे हुए। लेकिन जो एक्सपोजर हुआ, जो एक्सपोज हुआ इमरान मेरी नजर में कि अप्रैल से लेके नवंबर तक महीनों पर मुहित जो इसकी इलेक्शन कैंपेन कर रहा था जिसमें 55-56 बड़े जलसे भी किए गए, उसका एंड रिजल्ट जो हुआ वो आपके सामने है। उसके बारे में दावा था फवाद चौधरी का 18 लाख लोग आएंगे, कुछ का दावा था कि खून की नदियां बह जाएंगी, कुछ का मन था कि हम इस्लामाबाद को टेक ओवर कर देंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती क्योंकि हमारे पास इतनी पावर है, हम इतने पॉपुलर हैं। वहां पे उनकी नाकामी आपके सामने साफ नजर आ रही है, आपने अपनी आंखों से देखा। उनका ये बहाना था कि 26 नवंबर को उनके साथ ज्यादती हुई, उनके रास्ते में रुकावट डाली गई, 26 मई को सॉरी, इसलिए वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके। लेकिन इस दफा तो किसी ने उनको पूछा भी नहीं वो क्या कर रहे हैं, बल्कि उनको फैसिलिटेट किया गया, एक प्राइवेट जहाज लिया, उस प्राइवेट जहाज से वो अपना नूर खान एयरपोर्ट पे उतरे, वहां से फिर उन्हें हेलीकॉप्टर जुलूस में गए और इस सारे अरसे में उनके पास हेलीकॉप्टर्स भी रहे। तो ये कहना कि उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिली ये भी गलत है। तो अगर वो इतने पॉपुलर हैं जिसका मुजाहरा हमारे सहाफी दोस्त करते रहे, तो उस जलसे में उस पॉपुलैरिटी का अंदाजा हम क्यों नहीं कर पाए? नंबर एक। नंबर दो, जितने बाई इलेक्शन उन्होंने जीते उनमें 20%, 25% और 30% वोट पड़े। जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है असूली तौर पे तो वहां पे 60, 70, 80% वोट पड़ना चाहिए था। ये भी सवाल है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, इसका भी मैं जवाब आज आप दोस्तों से जाऊंगा ताकि लोगों को पता लगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। और ये आज के इस प्रोग्राम में
ये गुफ्तगू ऐसी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम समझना चाह रहे हैं कि आने वाला दिन क्या होगा और फ्यूचर में कौन कहाँ खड़ा होगा। इफ्तिखार साहब, हमने देखा है कि चौधरी ब्रदरान जो है, या अब तो अलग भी मामला जो है वो चल रहा है, लेकिन उन्होंने कभी घाटे का सौदा नहीं किया। एक तरफ 20 दिसंबर की बात की जा रही है कि वहाँ तब जाके असम्बलियाँ तहलील करें, एक तरफ ये मशवरा दिया जा रहा है खान साहब को कि अगर हम टाइम ज़्यादा लेते हैं तो कहीं ना कहीं परवेज़ इलाही साहब के बारे में बड़े खदशात भी हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? जरदारी साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि मामला जो है परवेज़ इलाही साहब जो है उस तरफ आ जाए। इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लग रहा है, क्या पीटीआई जल्दबाजी करेगी तहलील करने में, या जो बात की जा रही है कि 20 दिसंबर तक, और अगर 20 दिसंबर तक ये मामला जाता है तो परवेज़ इलाही साहब को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, परवेज को बहुत सोच के खेल करनी पड़ेगी। पीटीआई अगर वापस आई तो वो परवेज इलाही को तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगी। जिस तरीके से साबका चीफ मिनिस्टर की हमायत में परसों उन्होंने एक दोस्त को इंटरव्यू दिया और डट के हमायत की बुजदार की, तो मैं नहीं समझता कि परवेज इलाही का कोई चांस है कि अगर पीटीआई इक़्तिदार में दोबारा आती है तो वो उनको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अगर वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे तो ये बात अगर मुझे समझ आ रही है तो परवेज इलाही को मुझसे ज्यादा समझ आ रही है, और परवेज इलाही के मुकाबले में मैं मोहन्नस इलाही को उससे ज्यादा समझ आ रही हूँ, क्योंकि मोहन्नस ने जो आज ये कहा कि वो बाजवा के कहने पर गए अपना इमरान के पास, असल में मोहन्नस फ्यूचर की पॉलिटिक्स में अपना रोल देख रहे थे। ये भी तो देखे ना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ये ऑप्शन जो है उसको कंसीडर शायद ना ही किया जाए। इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया उन्होंने दिया। अब हमने क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिससे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली आपको ले चलते हैं सवात तो आपको लेके जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है पाकिस्तान का, देखिए ना, बोले ना वहाँ पे जहाँ से ताल्लुक है बेसिकली हरमीत सिंह का, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर हैपनिंग्स अब बहुत मुश्किल से बहुत अरसे बाद आपको पता है ऑन एंड ऑफ ये एक्टिविटीज हो रही हैं। ब्रेक पर जो है ना हरमीत हमसे डिस्कस कर रहे थे कि खासतौर पर जहाँ से ये पैकेज रिपोर्ट है ना, वो इलाका ऐसा था जहाँ पर उस वक्त दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी। ऐसे ऐसे सीन देखे हैं, ऐसे सीन रिपोर्ट किए हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त थे, उनको देखा नहीं जा सकता था। लेकिन खैर ये रिपोर्ट है हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पर साइंस आर्ट सकाफती नुमाइश का इनेकाद किया गया। आप ये रिपोर्ट देकर वापस आए, फिर इसको मजीद डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चारबाग स्वात में साइंस आर्ट और कल्चर मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा तालीम के अफसरान, इलाकाई मशरान और दीगर स्कूलों के तलबा ने शिरकत करके रंगारंग नुमाइश से खूब लुत्फ उठाया। तलबा के अंदर जो खुफिया सलाहियतें हैं उनको उजागर करने के लिए, उनके अंदर जो सलाहियतें हैं उनको पॉलिश करने के लिए हमने यहाँ पर इस मेले का इनेकाद किया, ताकि उनको एक प्लेटफार्म मुहैया हो सके, वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सके। सरकारी स्कूल चारबाग के बच्चों ने बड़ी लगन और प्यार से आर्ट और साइंसी मॉडल्स बनाए थे, लेकिन सकाफत में नजर आने वाली अशिया एक तरफ कदीम और दूसरी तरफ हैरान कुन थी, जो आए हुए मेहमानों की तवज्जो का मरकज बनी। हमने ये स्टॉल लगाए फर्स्ट एड, अगर किसी शख्स को पट्टी की ज़रूरत हो या किसी गिरे हो, हम इसको पट्टी करते हैं, बीपी चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, इसकी तिब्बी इमदाद करते हैं। रवायती खानों का स्टॉल इसलिए लगाया हुआ है, इसका मकसद ये है कि हमारे पुराने बड़े लोग जो थे वो किस तरह जिंदगी गुजारते थे, वो किस तरह खाना खाते थे। यूँ तो हर जगह साइंस आर्ट और सकाफत के मेले लग जाते हैं, लेकिन चारबाग स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ ने रिवायती कानों के स्टॉल लगाकर इजाफा कर दिया। सवाद में सरकारी स्कूल के तलबा ने अपनी सकाफत आर्ट और साइंसी मॉडल पेश करते हुए साबित कर दिया कि ये बच्चे सवाद के साथ पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन अजब खान के साथ समद अंजुम, न्यूज़ सवाद। जी हरमीत। अच्छा, वैसे मैं इस रिपोर्टर का भी बहुत एक्टिव है हमारे, बड़े मजे की रिपोर्टिंग, बड़े खूबसूरत पैकेज लेके आते हैं। एक आध पैकेज इनका जरूर हो, तो इसके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी बात जो रऊफ साहब इन्होंने जिक्र किया स्कूल चारबाग का जो एरिया है, क्योंकि मैं तो एरिया मेरा वैसे डिस्ट्रिक्ट शांगला है, लेकिन सवाद से ही हम वहाँ से गुजर के बिंगोरा सिटी आते हैं, तो वहाँ ये जो चारबाग एरिया ये तालिबान का गढ़ हुआ करता था। स्कूल सारे ब्लास्ट किए गए थे, गिरा दिए गए थे, खवातीन को बाहर निकलने की इजाजत तक ना थी, और जो खातून निकल आती थी उसका सर जो है वो कटी लाश के साथ वो पड़ा होता था किसी रोड साइड पे। ये सिचुएशन थी चारबाग
एरिया की। लेकिन अब जो मैंने ये रिपोर्ट देखी मुझे बड़ी खुशी है। एक तो हम देख रहे हैं कि हालात बड़े बदल गए हैं। एक तरफ कोशिश की गई थी गुज़िश्ता 3 महीने में, आपको याद होगा, फिर सवात के लोग निकल आए, प्रोटेस्ट किया, उसके बाद तालिबान जो है दोबारा कहीं ना कहीं 2-3-4 तालिबान आए थे, धमकियाँ जो लेटर थे वो भी दे रहे थे, कुछ MPA को धमका भी रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी इदारे और उन्होंने जाके उस चीज़ को थोड़ा सेटल डाउन कर दी। अब हम देख रहे हैं कि सवात में एक तरफ तो आपको याद होगा गुज़िश्ता साल 10 लाख से ज्यादा लोग गए थे वहां पे, कालाम, मदियन और मलाम जबा टूरिस्ट, और एक तरफ रोसा, मैं हमेशा PTI की जब बात करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा में उनकी कारकर्दगी यहाँ तो बुज़दार ने बेड़गर कर दिया है, और परवेज़ लाई साहब मैं मुतमईन नहीं हूँ। जो चीजें मैं देख रहा हूँ जारी रखेंगे। मैं ख्याल में ब्रेक की तरफ जाना है, न्यूज़ ब्रेक लेनी, मेरे ख्याल से न्यूज़ ब्रेक ही है, खबरें सुन के वापस आएंगे, फिर प्रोग्राम को हम आगे लेके चलेंगे। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त HEC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4,000 से ज़ायद PhD स्कॉलर्स बेरोज़गार। ये अलार्मिंग सूरत हाल है। अगर तालीम याफ्ता लोग भी बेरोज़गार होने लगे तो फिर उस बारे में हमें सोच विचार करनी चाहिए। लेकिन इस हवाले से बहुत से सवाल भी उठते हैं कि ये PhD कौन से सब्जेक्ट्स के हैं, इस PhD की क्वालिटी कैसी है, क्या इनके इंटरनेशनल मैगजीन्स में बाहर अच्छे आर्टिकल छपते रहे हैं, वहाँ पे इनको अप्रूवल मिलती रही है, या पाकिस्तान में ही ऐसे सब्जेक्ट में उन्होंने PhD कर ली जिसकी डिमांड कोई नहीं है। ये बहुत से सवालात हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। ज़ीशान ज़िया राजा माहिर तालीम है, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। बहुत शुक्रिया आरफ साहब, थैंक यू। ये बहुत से सवाल उठता रहा है कि लोग बेरोज़गार हैं, लेकिन उसके साथ ये भी आता है कि जो तालीम है उसका मयार अच्छा नहीं है, PhD भी चाहे क्यों ना हो। तो इस हवाले से क्या कहेगा, मतलब क्या हमें मयार बेहतर बनाने की ज़रूरत है, या हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम पहले ये देखें कि कौन से फील्ड में हमें ज़्यादा स्पेशलिस्ट चाहिए और उसके मुताबिक सब्जेक्ट्स का इंतखाब करना है? सर रऊफ साहब, सारे सवालों के जवाब तो आपने खुद दे दिए, लेकिन फिर भी इसको एलैबोरेट में कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले है कि हमारे पाकिस्तान की पॉपुलेशन और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें बहुत बड़ा डिस्पैरिटी आ चुकी हुई है। रिसोर्सेज हमारे पास उतने ही हैं, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको सेटल करने के लिए हमें फिर जॉब प्लेसमेंट भी चाहिए। जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारी डेवलपमेंट इतनी नहीं हो रही है, हमारी स्टेबिलिटी इकॉनमी में भी इतनी नहीं आ रही है, पॉलिटिकल भी अगर हम देखें तो ये काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन हो नहीं रही है। वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम एजुकेशन के साथ ट्रेनिंग नहीं दे रहे। जब ये गैप हमारा बढ़ता चला जाता है तो उसके लिहाज से जब हमारी पॉलिसी मैटर्स, जब हमारी देख रहे होते हैं गवर्नमेंट के लिहाज से और नेशनल सूरत हाल के लिहाज से, और जब हम प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर एक बहुत छोटा सा, और वो अपनी परफॉर्मेंस शो करना भी चाह रहा है क्योंकि वो मैरिटेड ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर अपना फोकस रख के बैठा होता है। लेकिन जब मार्केट से उसको वो इफ़ेक्टिव एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलेगा तो वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की तरफ ही देख रहे होंगे कि वो क्या चीज़ निकाल रहे हैं जो हमारे पास मार्केट में आ रहा है, उसके पास वो स्किल्स नहीं है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री चलेगी। जब हमें चूज़ करना पड़ता है तो हम जब उनके CVs की तरफ भी आ रहे होते हैं, ये तो मैं अपने स्कूल की तरफ से भी बता रही होती हूँ, तो हमारे पास CVs में सॉफ्ट स्किल्स हैं ही नहीं, हार्ड स्किल्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। जैसे अगर मैं अपने टीचर्स की क्वालिटी के लिहाज से भी बता लूँ, जो हमें PhDs या मास्टर्स डिग्री हमें मिल रही है कि हमने आगे बच्चों को टीचर प्रोवाइड करने हैं, तो वो क्वालिटी इज़ रियली वेरी वेरी सबस्टैंडर्ड। इसमें हम ये बार बार आप हमें कह रहे होते हैं कि जी एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा, तो हम कहते हैं कि जो हम तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की तरफ देख रहे हैं। देखिए, स्कूल इज़ द फाउंडेशन, कॉलेज इज़ वेयर द कैरियर पाथ इज़ डेवलप्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ आर वेयर द रिसर्च इज़ डन। जब यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च और उनकी डेसिटेशन टॉपिक्स हमें नहीं गाइड करेंगे कि आजकल के बच्चे को हमने कैसे लेकर चलना है, आगे कौन से कैरियर पाथ हैं, उन्होंने कौन सा प्रोफेशनल आगे हैंडल करना है, ये सारा एक सर्कल है जो कि कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा। जो हमें एप्लीकेंट्स आ रहे हैं हमारे पास कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, वो जो बैगेज अपने साथ लेकर आ रहे हैं, दैट इज़ नॉट इफेक्टिव इन द वर्क स्पेस। उनके पास ना स्किल्स हैं, ना रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है, और वो चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयर है वो उनको चूज़ कर ले वट एवर द पैकेज इज। अच्छा सर, आप जो बात करें, यू जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर डन विद योर डिग्री, आई एम जस्ट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें PhD स्कॉलर की,
तो अगर हम पीएचडी स्कॉलर की बात करें उस वक्त जब वो पढ़ रहे हैं, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 21 यूनिवर्सिटी इस वक्त सिर्फ लाहौर में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जहाँ पर स्टूडेंट्स का टारगेट ये होता है कि बाय हुक और क्रुक हमने कर लेनी है पीएचडी बिकॉज वी वांट टू बिकम अ डॉक्टर, पीएचडी डॉक्टर। अब वहाँ स्टैंडर्ड क्या है? आप रिसर्च की बात करें, अगर आप थ्योरेटिकल अप्रोच की बात करें, प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें, तो आपने सिर्फ डिग्री लेनी है या आपने उस पीएचडी में कुछ सीखना है? दिस इज द क्रक्स ऑफ योर 16 एंड 18 ईयर एजुकेशन। सो अब मैं वापस दोबारा मैट्रिक और ओ लेवल्स की तरफ आऊंगी। पीएचडी तो बहुत बात की बात है। मैं अपने मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो हमारे पास से पास आउट हो रहे होते हैं, जब उनसे भी ये सवाल किया जाता है कि बेटा जी आपने आगे क्या करना है, क्या बनना है, क्या बनना है, तो ऑनेस्टली दे जस्ट से इट डिपेंड्स ऑन द मार्क्स। जब आपकी सोच इतनी लिमिटेड है, उनकी डायरेक्शन नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनके आगे पर्पस ही नहीं है, तो आप देख लें मेजॉरिटी हमारी पॉपुलेशन इसी सोच के साथ आगे जा रही है। और जब वो कॉलेजेस में जो मार्क्स आए हैं उसके मुताबिक उस मेरिट के ऊपर जो फॉल करता है सब्जेक्ट वो ले लेते हैं, और उसको वहाँ भी कोई काउंसल या कंसल्ट करने के लिए नहीं बैठा हुआ जो उसको गाइड करे कि बेटा जी आगे ये जो आपने सब्जेक्ट ले लिए हैं इसके आगे कोई कैरियर पाथ है या नहीं है, या एक बिल्कुल वॉल है। जब हम और ये भी हमें देखना चाहिए कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में वो सब्जेक्ट्स अभी तक ऑब्सलीट क्यों नहीं कर दिए गए जिनके आगे कैरियर्स ही नहीं, जिनके आगे जॉब्स ही नहीं मिल सकती। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मसला ये कि मैंने बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स को इतना पढ़ने के बावजूद दे आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ इवन ना। आपने टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस ना, अगर आप कॉन्फिडेंस की बात करें, आपने इतना पढ़ लिया, किताबें रट ली, आपने जो दिल किया आपने बस डिग्री ले ली, लेकिन अब आपने अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, इंक्लूडिंग बीएस, इंक्लूडिंग एमफिल, इंक्लूडिंग पीएचडी, आपको थ्योरेटिकल अप्रोच तो बता देते हैं, बट यू आर टॉकिंग अबाउट कि प्रैक्टिकल अप्रोच कितनी ज्यादा जरूरी है। मुझे एक ताले सब्जेक्ट पढ़ा है बीएस में, लेकिन मुझे नहीं बताया रिपोर्टिंग कैसे करनी है, मुझे नहीं बताया कि स्टूडियो में बैठ के मैंने टीवी या कैमरे कैसे देखना है, कैमरे की रेड लाइट क्या है। बिल्कुल सही है। देखिए जैसे इवन मैं आपको बताऊं, मैं होम इकोनॉमिस्ट भी हूं और हमारे 5 डिसिप्लिन्स थे और 5 ही हमारी प्रैक्टिकल स्पेसेस थी वहाँ जहाँ हमने थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करना था। अगर हाउसिंग है तो हमारे पास वहाँ रेजिडेंसेस थे, अगर हमारी चाइल्ड गार्डन्स है तो हमारी वहाँ नर्सरी थी जहाँ प्रैक्टिकली वो थ्योरी को प्रैक्टिकली करते थे। और जब वहाँ से बीएस या मास्टर्स निकले हैं तो वो मेरे ख्याल में कैरियर को भी और अपने हर तरह से उन्होंने बहुत एक्सेल किया, एक्सपीरियंस था ना दैट केम विद। यहाँ पे एक सवाल विद ट्रेनिंग, हाँ एक सवाल और हम प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन है उस चीज़ की। अरूज साहब ने जो आपसे सवाल किया कि ये एक तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी ने अल्लामा इकबाल साहब के जो अशार है उस पर पीएचडी कर ली, किसी ने सराइकी में कर ली, किसी ने पश्तो में कर ली। एक तो ये मसला भी है। दूसरी बात ये कि मुझे याद है कि मुझे एक दावत दी गई खाने पे और उसमें कुछ 600 उस टाइम तो तकरीबन 100 लोग थे, लेकिन 600 ऐसे थे जो मुख्तलिफ ममालिक से आए थे और वो ये फरियाद करने हमें उन्होंने बुलाया था कि आप मीडिया से और आप हमारी फरियाद जो है ऐवानों तक लेके जाएंगे कि ये सिचुएशन है कि हम भी बेरोजगार हैं। यानी जो बाहर से आए, जो स्कॉलरशिप पे भी गए, वो बेचारे भी आगे और कुछ वापस जा रहे हैं। तो ये वापसी का जो रुझान है, एक तरफ तो हम ये है जो मैंने आपको जिक्र किया, जो रोज आपने जिक्र किया, लेकिन ये जो वापसी का जो रुझान बढ़ रहा है ये कितना नुकसानदेह है? ब्रेन ड्रेन सिस्टम। देखिए ब्रेन ड्रेन भी हमारे सामने है। जब हम ब्रिटिश काउंसिल को देंगे पैसे और कहेंगे कि हमारे बच्चे को वो चीज़ें पढ़ाएं जिसकी इक्विवेलेंट ही हमारी मुल्क में नहीं है, और जिनको हम बताते हैं कि अगर आपने बाहर जाना है तो आप ये ओ लेवल्स करें। जब आपकी बेस लाइन में हम उनको पहला देते हैं कि जी जिन्होंने बाहर जाना है और बाहर स्टडीज़ करनी है या बाहर जॉब्स लेना है वो ओ लेवल्स कर लें, और जिन्होंने पाकिस्तान में रहना है वो मैट्रिक कर लें। और उसके बाद जब आप ओ लेवल्स कर लेते हो तो हमारे अपने ही सिस्टम में इक्विवेलेंट्स नहीं। ओ लेवल्स का जो बच्चा है उसको इक्विवेलेंट्स अपने सिस्टम में हमारे नहीं मिलते एफएफसी के साथ, इसी तरह ए लेवल्स के नहीं मिलता। जब वो बाहर की तरफ देखते हैं तो हम तो इजाज़त दे रहे हैं कि लीजिए आप अभी से ही चले जाएं, और बाहर जब जिस बच्चे को हम यहाँ ट्रेनिंग नहीं दे रहे, यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहे, तो डेफिनेटली वो बाहर जाके क्या कर रहे हैं। हमारा कि हमारी सोच हम सब की होनी चाहिए, हमारे एकेडमिया की होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। हमारे जितने भी पीएचडीज निकल रहे हैं उनके लिए से पहले सोचें ये जो 4 साल हम इनको या 2 साल के लिए हमने डाल दिया है, इनके लिए जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट हो रहे। देखिए बाहर जब ये जाते हैं, अभी वो पीएचडी क्या, अभी वो बैचलर्स भी कर रहे होते हैं तो अच्छी कंपनीज पिक कर लेती हैं उधर से, they pick and choose right there and then, ताकि जी उनको पता हो कि हमने जो पोजीशन होल्डर्स हैं या ऑन स्कॉलरशिप है इनको हमने अभी से जॉब दे दी एंड दे आर सेफ एज वेल। हमारे यहाँ जॉब प्लेसमेंट वाले लोग इंडस्ट्री क्यों नहीं लिंक होते कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से, वो अभी तक हम क्यों नहीं जाके कह रहे थे कि अच्छा ये बच्चे निकल रहे हैं तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है या ये वाली इंडस्ट्री है, वी शुड पिक एंड चूज राइट देयर एंड देन। हमारी प्रोडक्शन वो नहीं है, हम प्रोड्यूस वो नहीं कर रहे। सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैंने टीचर को
हायर करना है तो मुझे कंप्लीट पैकेज चाहिए जिसमें नॉलेज भी हो, ट्रेनिंग भी हो, उसकी वैल्यूज़ भी हो, उसकी फाउंडेशन अच्छी हो, उसकी पर्सनालिटी भी हो, कंप्लीट पैकेज। वो पैकेज होता नहीं, लेकिन वो हमसे डिमांड करते मेरा पैकेज क्या होगा, मेरा पैकेज क्या होगा, एंड दे आर मोर इंटरेस्टेड इन देयर पैकेज विदाउट हैविंग एनी नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग और एनीथिंग। सो इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, डिमांड्स बहुत हाई होती हैं। वो कहते हैं कि बस मैं जैसे हूँ वो बहुत अच्छा है। अच्छा, मगर मैं मुख्तलिफ इदारों को देखूँ ना, तो मैं जब वहाँ जाती हूँ, मतलब 2-3 इदारों से मैं मुंसलिक हूँ, मैं वहाँ काम भी करती हूँ, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि वहाँ पर लोगों की शदीद ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। दे वॉन्ट, लाइक इफ यू टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, डिजिटलाइज योरसेल्फ, योर कंपनी, कॉर्पोरेट सेक्टर, हर जगह पे इस वक्त काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, लेकिन मार्केट में वो लोग मौजूद नहीं है। अच्छा, अब ये 4000 PhD स्कॉलर हैं, किसी ने मार्केटिंग में किया होगा, किसी ने IT में किया होगा, किसी ने कॉर्पोरेट में किया होगा, बिजनेस मैनेजमेंट में, बट दे आर नॉट एबल टू गिव देम सर्विसेज। रीजन बिंग, जैसे आपने कहा कि सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, वो जब भी आपने इंटरव्यू करना है, किसी के सामने बैठना तो है ना, यू हैव टू टेल अदर पर्सन कि मेरी एक्सपर्टीज क्या है। इट्स नॉट, देखो आजकल CV पे नोबडी इज ट्रस्टिंग, इवन आई डोंट ट्रस्ट द CV बिकॉज़ कट एंड पेस्ट नंबर तो आ जाते हैं। जो एक्चुअली आप हो, अगर आपने PhD कर ली है बेटा जी, यू शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, योर डिग्री, योर आइडिया, जस्टिफाई करें आप उसको, अपने डेसिटेशन तो आप एक्सप्लेन करो ना, बट दे डोंट इवन हैव दैट नॉलेज। तो यही लग रहा होता है कि वहाँ कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। जो डिग्री है हर एक को देने के लिए हम हाजिर हैं, और कुछ डिग्री आप खरीद के भी ले रहे हैं। लेकिन अब हमें, हमारे जो PhD वाले हैं ना, वहाँ जो हमारे उस्ताद बैठे हुए, हमें उनसे भी मदद लेनी है, उनको भी कहना है कि प्लीज़ आप उन बच्चों को आगे ना प्रमोट करें। अभी देखिए कराची का इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकला, सब फेल है, सब फेल है, आपने देखा होगा। तो ये वॉल्स हमने क्रिएट करनी है ताकि वो आगे ना जा सकें जिनमें वो पावर्स या वो स्किल्स नहीं है। उनको पढ़ना चाहिए। देखिए हमारे आप ही के मीडिया ने दिखाया था कितनी चीटिंग हो रही थी मैट्रिक के पेपर्स कमाल की, लेकिन नोबडी वाज टेकिंग एनी। अच्छा, अब्दुल सब सवाल लेते हैं जी सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं मतलब बहुत गौर से सुन रहा था, बड़ी काम की बातें निशान ने बताई हैं। मसला यही है कि जहाँ पे चलता है ये सारा निज़ाम, वहाँ पे अब बाहर के मुल्कों में भी हमने पढ़ के देखा है कि कितनी ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर जोर होता है, यहाँ वो नहीं है। मैं कुछ अर्सा एक यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक भी रहा हूँ जहाँ पे बच्चों को गाइड किया जाता है थीसिस लिखने के लिए। तो उनके थीसिस भी इस तरह के होते हैं कि लगता है कि पहले 4 सफ़े और आखिरी 4 सफ़े जो हैं वो पता नहीं बर्ट्रैंड रसल ने लिखे हैं, और दरमियान में जो अंग्रेज़ी और मवाद है वो सारा कट एंड पेस्ट करके लगा दिया हुआ है, उसको चेक करने वाला कोई नहीं। फिर सब्जेक्ट्स ऐसे चुने जाते हैं। अभी जैसे मतलब आपने बात की मीडिया के बारे में भी आप बात कर रही थी, किसी ने फैला दिया या हो गया कि ये मीडिया बड़ा पेइंग है, हर बंदा जो है वो मीडिया में PhD करने चला हुआ है, जहाँ पे जॉब है कोई नहीं, मतलब वहाँ पे तो बेरोजगारी होगी और क्या होगा फिर, मतलब उसमें नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हम अगेन अपने एजुकेशन लेवल को हमें वॉल्स देनी पड़ेंगी, हमें अपना जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, हमें जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। और जैसे हम, मेरे ख्याल में हम सब की अगर क्रिटिकल थिंकिंग है, यू कैन क्रिएट योर ओन जॉब्स, यू कैन क्रिएट योर ओन कंसल्टेंसी। आफ्टर कोविड, मेरे ख्याल में कोविड के बाद इतने जॉब्स निकल आए ऑनलाइन के, मेरे ख्याल में, लेकिन वो एटीट्यूड्स और एप्टीट्यूड्स नहीं है। अब वो जो ऑनलाइन वाला है उसके लिए आपको PhD की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको स्पेशल कोर्सेज चाहिए, टेक्निकल ग्राउंड्स आपकी मजबूत होनी चाहिए, तो बंदा उसको करे। आपने बहुत अच्छी बात की कि जो आपने कहा कि FA में अगर फेल हो गए तो वहीं पे उनको आगे ना जाने दिया जाए, उनको गाइड किया जाए। आगे ना जाने से, रुकावट से ज़्यादा बेहतर है कि उनको गाइड किया जाए। उसके लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जैसे बाहर भी होता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए जो बच्चों को एवेल्यूएट करके उनको बताएं कि जनाब आपके लिए ये फील्ड ज़्यादा बेहतर होगा, जहाँ पे आप जाके कमा सकते हैं या आप काम कर सकते हैं। नहीं रऊफ साहब, हम तो अपने, जब हमारे बच्चे पास आउट होने वाले होते हैं तो हम अपने ही पेरेंट्स में, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मीडिया से ताल्लुक़ है, कोई पुलिस में है, कोई सर्विसेज में, कोई आर्मी में, हम सबको बुलाते हैं और हम बच्चों के सामने बैठाते हैं और उनसे कहते हैं कि इनसे सवाल कीजिए और अपने करियर पाथ के बारे में बताइए कि क्या क्या चैलेंजेस थे और आपने कैसे ये अचीव किया और आगे क्या और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अब मैंने तो देखा है कि नई जनरेशन के लिहाज से घर बैठ के तो देयर इज़ अ
whole world out there. They have so many opportunities at home. मेरे ख्याल में ये बच्चे जो हैं वो नेट वाले बच्चे हैं। हर बच्चे के हाथ में कुछ है या नहीं, मोबाइल जरूर है। उस मोबाइल को अगर वो प्रोडक्टिवली यूज करेंगे तो यही जो हम ड्रग कहते हैं और एक लानत कहते हैं वो उनके लिए सबसे बेहतर और प्रोडक्टिव इजाद बन जाएगी। अच्छा, पीएचडी स्कॉलर्स के लिए एक और चीज, बिकॉज दे आर स्कॉलर्स ना, रिसर्च बेस बहुत है, काम बहुत किया होता है, चाहे जैसे भी उन्होंने किया काम किया होता है, रिसर्च काफी स्ट्रांग होती है उनकी कंपैरेटिवली, आर्टिकल्स बहुत लिखे होते हैं, थीसिस बहुत लिखा होता है। आप अगर बात करें कोविड की, तो मैं कहती हूँ कोविड एक ऐसी ट्रेजेडी थी, कुछ ना कुछ अच्छा किया उसने हमारे साथ। वी स्विच्ड आवरसेल्फ टू डिजिटल पाकिस्तान फाइनली। पहले लोग रिलाई नहीं करते थे ऑनलाइन बिजनेस पे, अब हर बिजनेस को आना पड़ा। Yes, females came up. Yeah, you know, जो क्वालिफाइड नहीं भी थे, they came up. With no expertise. जो ख्वातीन जिनको कुछ नहीं आता था, जिनको खाना बनाना था, वो भी कामयाब हो गए। वो भी आ गई हैं मुख्तलिफ। टीचिंग आती थी, जिसको सिर्फ बोलना आता था, मोटिवेट करना आता था, वो 6 पॉइंट्स लेकर अपना They are giving their services online. थैंक यू ज़ीशान, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी काम की बातें आपने की है। मैं खबर ब्रेक की तरफ एक क्विक ब्रेक लेनी है और ब्रेक लेके कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम नवाज जी। ब्रेक के बाद मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स का एनसाइक्लोपीडिया है पूरा। कोई भी मैच कहीं खास तौर पे क्रिकेट का हुआ हो, कोई तारीख हो, कोई प्लेयर हो, सब कारनामे इनको याद होते हैं। तो मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम रऊफ साहब, आपके कॉम्प्लीमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो खुद आपका बड़े मेहरबानी। अब ये फरमाइए कि ये जो इंग्लैंड ने हमारे साथ किया, लगता है वायरस उनकी टीम को नहीं हमारी टीम को था, जो बीमार हमारी टीम पड़ी थी। ये ब्रेंडन मैकलम का जादू है जो उसने अपनी टीम में फूंक दिया है कि उसके, मुझे अभी तक याद है न्यूजीलैंड का मैच था, ब्रेंडन मैकलम ने अपनी टीम को खिलाया, बहुत तेज उन्होंने स्कोर किया और पाकिस्तान शायद वो मैच हार गया था। ये उसका असर है जो टीम को, इंग्लैंड की टीम को, बैट्समैनों को वो कह रहा है कि बहुत तेज खेलो। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की अब्दुल रऊफ साहब। दरअसल ब्रेंडन मैकलम खुद भी T20 के एक जबरदस्त बैट्समैन थे, न्यूजीलैंड की कप्तानी कर चुके, T20 इंटरनेशनल मैचेस में सेंचुरी स्कोर कर चुके और वो अग्रेसिव प्लेयर थे, उनका अग्रेशन था और वो अग्रेशन वो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में लेकर आए। जब से वो आए हैं इंग्लैंड के बैट्समैन जो है वो बिल्कुल वनडे या T20 की तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। जबकि आप देखें हमारे बैट्समैन फंस के खेलते हैं कि कहीं आउट ना हो जाए, कहीं टीम से बाहर ना हो जाए। तो ब्रेंडन मैकलम के आने से भी फर्क पड़ा। दूसरे जो विकेट तैयार की गई रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच, पहले भी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस साल के अवाइल में जो टेस्ट मैच था, डीमेरिट पॉइंट्स दिए थे आईसीसी ने रावलपिंडी की विकेट को, उससे भी हमने सबक नहीं सीखा। फिर हमने एक फ्लैट विकेट तैयार कर दी, अब अपना मलबा दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक साहब फरमा रहे थे कि क्यूरेटर की गलती है। तो भाई आप कॉम्बिनेशन बन के ही पिच बनती है ना, कंसल्टेशन के साथ पिच बनती है। तो मेरे ख्याल में इस पिच की वजह से भी हमें दुनिया भर में जग हसाई का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके की हमारी जो बॉलिंग थी, कि हमारा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक, अब्दुल रऊफ साहब आप देखें कि सिर्फ 15 टेस्ट मैचेस हमारे बॉलर्स टोटल खेले, जिनमें से 13 टेस्ट मैचेस जो है वो नसीम शाह के और 2 टेस्ट मैचेस सलमान अली आगा के, जो बैटिंग ऑलराउंडर यानी कि बॉलिंग कम करते हैं। बाकी 3 आपके बॉलर्स पहली मरतबा डेब्यू कर रहे थे, पहली मरतबा टेस्ट मैच खेल रहे थे, चाहे वो हारिस रऊफ हो, जाहिद महमूद हो या मोहम्मद अली। तो हमारी बॉलिंग बड़ी वल्नरेबल थी। कहाँ गए फहीम अशरफ, कहाँ गए हसन अली, कहाँ गए नुमान अली, कहाँ गए मोहम्मद नवाज, हमने कहाँ गया यासिर शाह। हमने इन सबको नजरअंदाज करके एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक मैदान में उतारा, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। और उसके साथ आप अगर ले, मतलब मोहम्मद अली थे तो वसीम जूनियर भी वहां पे मौजूद थे। जी वसीम जूनियर 7 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके, सिर्फ 20 उनकी विकेटें थी। तो शायद उन्होंने सोचा कि मोहम्मद अली की, जो कि इस सीजन में 2 सीजन में उनकी तकरीबन 48 विकेटें हैं। लेकिन अब्दुल रऊफ साहब, फर्स्ट क्लास क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। अभी मोहम्मद अली ने टेस्ट नहीं खेला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है उनकी उन्होंने वीडियो रिलीज कर दी कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पहले आप मैदान में तो उतरे, कारनामे तो सर अंजाम दे। तो अब कहाँ गया मीडिया डिपार्टमेंट? जो वीडियो ड्रेसिंग रूम की दुनिया में कहीं होती है अब्दुल रऊफ साहब, आपने तो पूरी दुनिया कवर की है, इतने प्रोग्राम किए कि कहीं ड्रेसिंग रूम की वीडियो जो है वो वायरल की जाए कि वो पेप टॉक दे रहा है कोच,
अब कल कहाँ थे? कल तो सब सो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सब गायब हो गए। कल चेयरमैन नजर आए थे टीवी कैमरे पर, रमीज राजा साहब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टहल रहे थे, लेकिन जिम्मेदारी तो उन्हीं पर आयद होती है ना, क्योंकि 13 सितंबर 2021 को जब उन्होंने पीसीबी के चेयरमैन का ओहदा संभाला था तो बुलंदो बांग दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि मेरी प्रायोरिटी होगी कि पिचेस को सही किया जाए। तो अब उनके दौर में इस तरह की बेजान विकेट, जिसे हम कहते हैं कि ये बैट्समैनों की जन्नत और बॉलर्स का कब्रिस्तान है, इस विकेट पर क्या होगा, ये तो सोचने वाली बात। और उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, वो पूरी बारी लेंगे और फिर जब पाकिस्तान बैटिंग करेगा तो हो सकता है पिच अपना कमाल दिखाना शुरू करे, ड्राई विकेट है, गेंद थोड़ी नीचे रहने लगे, प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी बैटिंग के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा कि किस तरीके से इस कंडीशन में जब नफसियाती बर्तरी इंग्लिश टीम को हासिल हो जाएगी तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इसमें ये फरमाइए, दो सवाल बनते हैं। एक तो ये कि जब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आए तो उसको क्या करना चाहिए? क्या उसको भी अग्रेसिवली खेलना चाहिए या उसको मोहतात अंदाज में खेलना चाहिए? अब्दुल रऊफ साहब ना अग्रेसिव खेले ना मोहतात अंदाज से, गेंद को उसकी मेरिट पर खेले, क्योंकि ये अंडर प्रेशर तो है, साइकोलॉजिकली अंडर प्रेशर है। अगर कोई टीम 700 रन बना देती है सामने वाली तो इसका मतलब ये होगा कि वो तो शिकस्त नहीं खा सकती। अब गेंद आपके कोर्ट में, शिकस्त जो है वो आप ही को हो सकती है, उनको नहीं हो सकती, क्योंकि 700 रन पर बनाना रन और उनको हराना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके सिचुएशन है, जिस तरीके की सूरत हाल है, इसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी बैट्समैनों को चाहिए कि अपना नेचुरल खेल खेलें। अगर ये बॉब डाउन हो गए, अगर अपने शेल में चले गए तो उनके बॉलर्स हावी हो जाएंगे और फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। जो आपकी नेचुरल क्रिकेट है वो खेलें, आप अपने सर पर सवार न करें, जब भी पाकिस्तान जो है वो आगे की तरफ जा सकता है। वैसे इंग्लैंड की बॉलिंग को आप कैसा देख रहे हैं? मतलब उनकी फास्ट बॉलिंग साइड तो बहुत अच्छी है, उन्होंने जगह जगह प्रूव किया जाके। स्पिनर उनके एक आध जो खेल रहा है वो कोई इतना ज़्यादा, मतलब मेरे ख्याल में उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है और इतना ज़्यादा मौसर भी नहीं है, उसको कैसे देखें आप? हाँ अब्दुल रऊफ साहब, ये जो इंग्लैंड की टीम का जो स्पीयर हेड है वो जिमी एंडरसन है, और जिमी एंडरसन इस वक्त 40 बरस का हो गया है, 175 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, 667 विकेटें ले चुका है और दुनिया का वो वाहिद फास्ट बॉलर है जिसने 600 से ज्यादा विकेटें ली हैं अगर आप देखें। और जिमी एंडरसन को अगर आप देखें, जब 2005 में, अब से 17 बरस कबल इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी तो उस वक्त जिमी एंडरसन 23 साल के थे, उनको कोई टेस्ट मैच नहीं खिलाया। उस वक्त उनकी बॉलिंग मैथ्यू होगार्ड और उसके अलावा स्टीव हार्मिसन, उनकी बॉलिंग एंड्रयू फ्लिंटॉफ बड़ी तगड़ी थी। लेकिन अब वो स्पीयर हेड कर रहा है, क्योंकि आप देखें कि मुरलीधरन और शेन वॉर्न के बाद वो इस वक्त जो है वो टॉप का बॉलर है, दुनिया में 30वें नंबर पर है विकेटें लेने के एतबार से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जेम्स एंडरसन मुश्किल डालेगा, क्योंकि वो गेंद को इन द एयर स्विंग करता है, ऑफ द विकेट स्विंग करता है। उसके अलावा उनके कप्तान बेन स्टोक्स हैं, उनके एक और फास्ट बॉलर ऑली रॉबिन्सन है, और फिर उसके अलावा उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर जो आप बात कर रहे थे जैक लीच है, उनके इतने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है लेकिन वो भी बॉलिंग अच्छी करते हैं। और फिर वो लाइम लिविंगस्टन को, जिन्होंने अपना डेब्यू किया है, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बुरी नहीं है बॉलिंग, लेकिन असल चीज ये कि अगर एक टीम बोर्ड पर अब्दुल रऊफ साहब 700 रन लगा दे तो दूसरी टीम तो चाहे कोई भी बॉलिंग क्यों ना हो अंडर प्रेशर हो जाती है। अच्छा, टॉस की कितनी अहमियत? जी हरमीत, आप जी नहीं, आप कंटिन्यू करें। टॉस कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान को चौथी इनिंग खेलनी होगी अगर बारी आती है चौथी इनिंग की। यहाँ तो डर ये पड़ा हुआ है कि कहीं ये ना हो कि दोनों इनिंग के अंदर अंदर ही वो आउट हो जाए और इतना स्कोर ना कर पाए। लेकिन टॉस की अहमियत है इस मैच में। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है रऊफ साहब, क्योंकि मैंने कहा ना ये ड्राई विकेट है। जब डोमेस्टिक के मैचेस हुए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, मैं तस्वीर देख रहा था कि पिच पर घास थी लेकिन पूरी घास उड़ा दी आपने। आपकी स्ट्रेंथ आपकी फास्ट बॉलिंग है और आपने घास उड़ा दी। ड्राई विकेट है, बिल्कुल फ्लैट विकेट है, बाउंस इतना ज्यादा नहीं है। तो लाजमी बात है कि हर टीम की नजर टॉस पर थी और बाबर आजम ने भी कहा कि अगर वो टॉस जीतते तो पहले खुद बैटिंग करते, और बेन स्टोक्स ने यही किया, टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग की। तो टॉस भी बड़ा वाइटल था। इस तरह की पिचेस पर टॉस अब्दुल रऊफ साहब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो टीम अगर पहले बैटिंग करती है, लंबा स्कोर कर देती है, एक तो वो शिकस्त से बच जाती है, दूसरे वो मुखालिफ टीम को दबाव में ले आती है। अच्छा मिर्जा साहब, अगर हम देखें, आपको याद है बल्कि अभी गुजरा है ये T20 वर्ल्ड कप जो है, किस्मत की देवी मेहरबान थी कि हम फाइनल तक रसाई हुई। फिर हम होम ग्राउंड की सिचुएशन देखें, अमूमन ये होता है कि कहीं ना कहीं उसकी एज हासिल होती है, लेकिन यहाँ पे भी जो हालात हैं टेस्ट की अगर हम बात करें, कौन सी चीज़ों में आपको कमी नज़र आती है कि उस पे काम अगर हो तो मामला जो है कुछ ठीक जा सकते हैं टीम के, अगर नहीं होते तो इस किस्म की सिचुएशन बरकरार रहेगी?
देखिए हरमीत, हमारी टीम जो है वाइट बॉल क्रिकेट की एक्सपर्ट टीम है। वाइट बॉल क्रिकेट में हम जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के लास्ट ईयर सेमीफाइनल में पहुंचे, इस मरतबा हम फाइनल में पहुंचे, एशिया कप के फाइनल में पहुंचे। लेकिन फिर अगर आप देखें तो हमारी टेस्ट की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। टेस्ट में आप देखें इस वक्त, हालांकि हमारे पास सुनहरी मौका था, इस वक्त हम टेस्ट क्रिकेट की जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है उसकी रैंकिंग में 5वें नंबर पर है। इंग्लैंड की टीम 7वें नंबर पर है और हमें इस पिंडी टेस्ट को मिलाकर टोटल 5 टेस्ट मैचेस खेलने, 3 इंग्लैंड के खिलाफ, 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ। अगर हम 5 टेस्ट मैच जीतते तो उस सूरत में हमारे फाइनल खेलने के इम्कानात रोशन हो जाते। और हमारी टेस्ट की परफॉर्मेंस वल्नरेबल है। 2020 से उठाकर देख लें, 2020 में हम इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच हारे, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज में हम एक टेस्ट मैच हारे, फिर उसके बाद हम अपने होम ग्राउंड पर जो अपना मैदान होता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गए, फिर उसके बाद हम जब जुलाई में इस साल श्रीलंका गए वहां एक टेस्ट मैच हार गए। तो हमारी टेस्ट की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, ये सोचना पड़ेगा रमीज राजा को। रमीज राजा खुद भी वनडे के बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे, लेकिन टेस्ट में उनकी सिर्फ 2 सेंचुरियां थी और वो कहते हैं कि पिचेस के मयार को बुलंद करेंगे तब काम बनेगा, लेकिन अब तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये साउथ शकील को बड़ा मौका दिया गया है, बड़ा उसको मतलब प्रेफरेंस दी गई है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखा आपने उसको खेलते हुए, या मतलब जो तवक्कुआत है उस पर पूरा उतरने की उम्मीद है? बड़ा कॉम्पैक्ट बैट्समैन है अब्दुर्रऊफ साहब साउथ शकील। आपको याद होगा आपसे 1-2 बरस कबल जब पाकिस्तान ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला था वनडे, तो उसमें वो फंस के खेल रहा था। जो उसकी क्वालिटी यही है कि ही इज आइडियल फॉर टेस्ट क्रिकेट, और उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में 15 सेंचुरियां स्कोर की है, 50 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेल कर आया वो। तो इसका मतलब है उसके लिए चांस है। पहले भी उसको टीम के साथ रखा लेकिन उसको खिलाते नहीं थे, तो अब मेरे ख्याल में अब उसके लिए मौका है कि अपने आप को प्रूव करे। फवाद आलम की जगह इन्होंने उसे लिया है और ये कहते हैं कि हम जो है यंगस्टर्स पे तवज्जो दे रहे हैं। अगर आप यंगस्टर्स पे तवज्जो दे रहे हैं तो 30 साला फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को कैसे ले आए आपने यासिर शाह को बाहर कर दिया। कुछ समझ में नहीं आती इनकी पॉलिसी। जो लैपटॉप चीफ सिलेक्टर है इनकी पॉलिसी नहीं समझ में आती किसी को। बहुत मेहरबानी, थैंक बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ जी। क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ डॉक्टर नूर फातिमा सेट पर मौजूद हैं। रोसा, सर्दियां हैं और खाने भी बड़े मजे मजे के होते हैं, लेकिन इनसे पूछते हैं, बड़ी स्लिम स्मार्ट है, खाती क्या है? खाती भी है? नहीं खाती, लगता है ऐसे कि नहीं खाती। ऐसा लगता है खुद नहीं खाती है। लेकिन हम स्पेसिफिकली सर बात करेंगे डेंगू की। मतलब अब आजकल आपको पता है कैंपेन्स उस तरह से डेंगू की नहीं की जा रही जिस तरह से हमने माजी में देखी। मैं कई दफा इस बात को कोट कर चुकी हूँ कि जो कैंपेन्स चलती थी लार्वा की अफजाइश को लेके, टायर्स में पानी खड़े होके, घर में जो पौधे मौजूद है उनमें पानी ना खड़ा हुआ, ये सारी वो चीजें जो हम करते होते थे। लेकिन अब डेंगू के केसेस चूंकि ज्यादा हो रहे हैं, तो होम रेमेडीज क्या क्या हैं, आप खुद प्रिकॉशंस कैसे कर सकते हैं और क्या क्या तरीकेकार है जिससे रिकवरी डेंगू के बाद जल्दी या स्पीडी हो जाती है? इस पर हम नूर से बात कर लेते हैं। नूर, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बताइएगा कि ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं, हम ज़्यादा फ्रूट्स की बात करते हैं कि डेंगू हो गया, बुखार से आपको निजात मिल गई, अब आप रिकवरी की तरफ जा रहे हो, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चला जाता है। जो कि मुझे डेंगू हुआ तो मुझे पता है कि वो वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो खाने से आपकी रिकवरी जो है वो स्पीडी हो जाती है? सबसे पहले तो सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, क्योंकि अब जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो उसको फाइट करने के लिए हमें ऐसे फ्रूट्स और ऐसे फ्लूइड इंटेक की ज़रूरत होती है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। सही। और उसमें सबसे बेहतर है विटामिन सी। ओके। विटामिन सी में सबसे जो है वो ज़्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो सिट्रस फ्रूट्स जो है ना उन पे फोकस करना चाहिए, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, जैसे कि पोमीग्रेनेट्स हो गए, जैसे कि कीवी हो गया। ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं इनके अंदर हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम इनके फ्रूट जूसेस लेते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल को, ब्लड लेवल को, प्लेटलेट्स के लेवल को वैसे ही बहुत जल्दी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है। और फिर आजकल देखिए सीजन भी है, सर्दियाँ आ रही हैं, आपको वैसे भी ज़्यादा मार्केट में ये फ्रूट्स अवेलेबल मिलेंगे। लेकिन ड्यूरिंग डेंगू अगर बात किया जाए तो उस दौरान भी कहा जाता है कि आप इस तरह की खुराक खाएं जो आपका इम्यून बेहतर करे या आपको एनर्जी दे, बिकॉज योर एनर्जी गॉट ड्रेन्ड एट दैट टाइम जब आपका डेंगू होता है। उस दौरान क्या क्या खुराक लेनी चाहिए? एक तो आप बीमार होते हैं ना, तो कुछ दिल भी नहीं करता खाने का, उसमें क्या क्या खाना चाहिए? देखिए, जब डेंगू होता है ना, इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, तो सबसे पहले हमारा जो प्लेटलेट लॉस होता है ना, वो इस वजह से होता है क्योंकि हमारा ब्लड वॉल्यूम काउंट लॉस हो रहा होता है। जब हमारा ब्लड वॉल्यूम लॉस हो रहा है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा फ्लूइड इनटेक सबसे ज़्यादा हो। उसमें सबसे पहले तो कोकोनट वाटर है।
क्योंकि हमारा मिनरल लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम कोकोनट वाटर फुल ऑफ मिनरल्स है। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। नारियल का पानी लेकिन मिलता बड़ा मुश्किल से यहाँ पे। हाँ मुश्किल से, लेकिन आप अगर हम उसको अवेल करें वो बहुत बेस्ट है। अगर हम ड्यूरिंग डेंगू भी और आफ्टर जो है वो पोस्ट डेंगू भी लें। कैसे लेना चाहिए, मतलब उसको दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा किस तरह से लें? जैसे कि अगर हम एक पूरा जो होल ले रहे हैं ना, तो उसके अंदर से जो पानी निकल रहा है वो तो थोड़ा सा होता है, बहुत थोड़ा होता है। तो बाकी जो कोकोनट है उसके हम जो है ना वो दिन में 2 से 3 दफ़ा जो है ना वो उसका जो पानी बनाकर ले लेना, उसको जूस बना के ग्राइंड करके पानी जा सकते हैं। हाँ वो भी बहुत अच्छा है, उसके अंदर भी वही चीज़ है जो उसके पानी में है। और खाने में क्या क्या किया? और वैसे दूसरा जो है वो पपीते के पत्ते हैं। हाँ, पपीता पपाया लीफ जूस बहुत अच्छा है, वो भी अगर हम 2 ग्लास लें ड्यूरिंग डेंगू भी, तो वो बहुत जल्दी प्लेटलेट्स जो है ना वो काउंट वो लोग तो यहाँ तक कर रहे होते हैं कि पपीते के पत्ते लेके उसको उबाल के उसकी चाय पी रहे होते हैं, उसका भी कोई फायदा है? उसका भी थोड़ा बहुत फायदा है, लेकिन अगर हम पूरा पपीते के पत्ते का जूस बना के वो इनटेक करें वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि जो हीट पे जो है जो चीज़ ऑर्गेनिक है वो उसका अपना एक है, जो चीज़ लेकिन इस बात पे एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं और दवाएं ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रेमेडीज हैं जो हम आगे जो है प्रिवेंशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर होम में हमने कुछ करना है विद मेडिसिन, तो हम वो ये जो चीज़ें वो इनटेक करें ताकि हम जल्दी रिकवर हो सकें। अच्छा, जूसेस की बात तो हमने कर ली, अब खाने का कुछ बताएं। मतलब खाने से ये मुराद है कि कहा जाता है कि यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लिक्विड फूड की तरफ जाएं, और हार्ड आपको मना किया जाता है। मतलब मुझे इवन तो रोटी खाने का मना कर दिया था जब रिकवर हो भी रहे थे। तो ये क्या, जैसे मैंने पहले बताया, फ्लूइड इनटेक हमें सबसे ज़्यादा करना है। तो हम अगर हम फूड के साइड पे भी आते हैं और हम वो भी ऐसी चीज़ें लेते हैं जैसे पॉरेज हो गया, दलिया थोड़ा लिक्विड है और उसके अंदर आपकी वो कैलोरी डेंस है, वो न्यूट्रिएंट डेंस है, उसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा है। ऐसी चीज़ें, ब्रॉथ हो गई, यखनी हो गई, लिवर मीट जो है वो बहुत अच्छा है। ऐसे जैसे कलेजी हम जिसे कहते हैं, ये जो चीज़ें जो हमारे बॉडी में फोलेट इंक्रीज़ करती है, आयरन के जो लेवल को इंक्रीज़ करती है, वो वाली ब्रांड जो है वो चीज़ें वो लेनी चाहिए। क्योंकि हार्ड डाइट हमारी बॉडी में उस वक्त जो है ना, हमारी बॉडी वीक होती है, तो हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो भी लेस अमाउंट में होते हैं। तो हम अगर हेल्दी जो है वो डाइट लें, लेकिन उसको सॉफ्ट में लें तो ज़्यादा बेहतर है, डाइजेस्ट। हाँ, अच्छा, आपने जिक्र किया, जाहिर बात है ऑरेंज कीनू इस किस्म की चीज़ें जो हैं पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन सर्दियाँ जैसे आती हैं तो हम देखते हैं कि घर में जो लेमन का इस्तेमाल है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? लेमन बहुत अच्छा है, लेमन एंटीऑक्सीडेंट है और लेमन में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है। लेमन का इस्तेमाल तो बहुत अच्छा है, अगर हम हर्बल टी में लेमन का इस्तेमाल करें वो बहुत अच्छा है कि हम जो इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए भी हम अगर रोज़मर्रा में ये 2-3 जो हैं जो चीज़ें जैसे लेमन वगैरह हो गया, ये हम इस्तेमाल करें तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो जो है वो नॉर्मल रहता है। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर नूर, अगर हम देखें लेमन की बात जब आती है तो बहुत सारे लोग ये शिकायत भी करते हैं कि कहीं ना कहीं जो जिनका स्टमक ख़राब हो वो कहते हैं यार इसके साथ दर्द होता है, या ये वाकई ऐसा होता है, कोई मिथ है कुछ ऐसा? लेमन जो है ना वो बेसिकली इन नेचर होता है। अच्छा। लेकिन जैसे ही हम उसे इंजेस्ट करते हैं, लेमन की क्वालिटी ऐसी है कि वो अंदर जाके अल्कलाइन हो जाता है। अच्छा। और अगर हमारी बॉडी का अल्कलाइन हो या कोई अल्कलाइन फूड ले रही है, जैसे कोकोनट वाटर बहुत ज्यादा अल्कलाइन, ठीक है, तो हमारी बॉडी में ये बात है कि कभी इन्फेक्शन नहीं हो सकता अगर हमारी बॉडी का पीएच अल्कलाइन है। अच्छा। जैसे कि हम ऐसे फूड्स लें जो हमारी बॉडी का पीएच जाके अल्कलाइन कर रहे हैं, एसिडिक होने की बजाय, वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। अच्छा, अब बात आती है हम सब्जियां जो हैं वो जाहिर बात है कि एक तो दोपहर को सब्ज़ी बनती है, बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। अब सर्दियां हैं तो मटर आलू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मिक्स सब्ज़ी लोग बनाते हैं। तो कौन सी चीज़, एक तो रऊफ साहब जो भी जिक्र अक्सर करते हैं कि भाई हमने ना तड़का बड़ा लगा के ना तल के खाना है, ये चीज़ जो है इसको कैसे आप देखती हैं? जायका भी चाहिए ना, लाहौरी है, फिर मसला ये है। हाँ, ये लेकिन सबसे बेहतर तो हम अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें ना, क्योंकि उनमें विटामिन ए, विटामिन के बहुत ज़्यादा होता है और वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो फिर ठीक है, अगर हम उसको बना भी रहे हैं, हम उसको थोड़ा सा सॉटे कर लें, लेकिन ये है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जैसे हमारे यहाँ पर अब अवेलेबल है ब्रोकली, इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जो ब्रोकली में जो है इम्यूनिटी है, जैसे विटामिन के बहुत रिच है, आयरन सोर्स बहुत रिच है ब्रोकली में। हम अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पालक हो गया, साग हो गया, ब्रोकली हो गई, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हो गए, बंद गोभी हो गई, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिनकी ग्रीन लीव्स हैं, उसका रोज़मर्रा इस्तेमाल करें। बेशक हम उसको हल्का सा फ्राई कर लें,
लेकिन हम उसको एज अ सैलड यूज़ कर लें, उसको हम एज अ सालन बना के यूज़ करें, लेकिन रोज़मर्रा में वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम ये है कि हम उसको हल्का फ्राई करते नहीं है ना, मतलब हमें उसको ऐसे फ्राई करना है कि उसमें ढेर सारे मसाले डाल देना, खत्म हो जाते हैं, खत्म तबाही। अच्छा ये बताएं, आपके जब बीमार होते हैं आप, खासतौर पर डेंगू वायरस जब अटैक करते हैं आप पे, तो 1-2 दिन काफ़ी मुश्किल होते हैं पहले, उन दिनों में क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए खाने के एतबार से? तजुर्बा रहा है इसलिए सबसे बड़ी एहतियात तो है कि हमने उस दौरान जो कैफीन प्रोडक्ट्स हैं जैसे चाय है, कॉफ़ी, इनको बहुत अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ये नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा। मैं जैसे बताया कि हमारा जो जब डेंगू होता है कोई इन्फेक्शन, वो सबसे पहले हमारे जो स्टमक है उस पर इफेक्ट करता है। अच्छा। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है, उस टाइम हमने सॉफ्ट डाइट्स लेनी है, और ऐसी जो डाइट्स हैं जो गर्म है, जिनकी तासीर गर्म है, जैसे चाय है, जैसे कॉफ़ी, जैसे जंक फूड्स हैं, जैसे फ्राइड फूड्स हैं, ये को मना आप कर रही हैं। जी बिल्कुल। और वो हर डॉक्टर आने वाला, हर न्यूज़ जो फूड का स्पेशलिस्ट है वो यही बात करता है, बाद फिर नहीं आते हैं। फिर भी लोग जाते हैं। से नो टू जंक फूड, लेकिन बच्चों को तो मुझे बताएं आजकल कोई उनके तो कुछ समझ ही नहीं आता फास्ट फूड। बच्चों को बड़े भी आगे निकल चुके हैं। हाँ, ये फ्राइज, बर्गर, शार्मास, बच्चे तो बड़ों को ही कॉपी करते हैं ना, जो बड़े खाते हैं बच्चे वही चीज़। तो आप ये कह रही हैं जंक फूड से परहेज किया जाए? जंक फ्राइड फूड्स, क्योंकि जो अभी हमें इन्फेक्शन हुआ है, हमें डेंगू हुआ है, तो उस दौरान हमें जैसे फ्राइड फूड्स हैं और ये जंक हैं, इनसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम और ज़्यादा प्रोन हो सकते हैं। अच्छा, अगर बच्चों की हम बात करें, बड़ों का तो चलो एक्सपीरियंस है, लेकिन डेंगू इस दफ़ा इस तरह का है कि वो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ अटैक कर रहा है कंपैरेटिवली, और एहतियात ना करना सबसे बड़ा मेन कॉज अभी तक है। बच्चों के हवाले से आप क्या कहती हैं कि अगर बच्चे इसका शिकार होते हैं, या अगर मिडिल एज की बात की जाए, तो क्या क्या उनके लिए एहतियात ज़रूरी है, और उनको क्या खिलाने के लिए? बच्चे तो बहुत ज़िद्दी होते हैं ना, उनको टैकल करना ही बीमारी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करती हैं आप? जैसे बच्चे हैं, अगर हमने उनको फ्रूट्स जो है वो देने हैं, तो हम उन्हें हल्का सा कस्टर्ड बना दें, उसमें हम जो है वो दूध भी डाल रहे हैं, और जो दूध है उसमें भी प्रोटीन्स हैं। बिल्कुल, दूध बहुत अच्छा है। हम आलमंड मिल्क बना सकते हैं, बादामों का जो दूध है उसमें थोड़ी सी खजूरें डाल दी, प्रोटीन्स आ गए उसके अंदर बनाना डाल दिया। कमाल, मैं भी उस तरफ आ रहा था। ये बीमारों के लिए, ये बीमारों के खाने का जिक्र हो रहा है, लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कस्टर्ड, आलमंड मिल्क, फिर उसके अंदर चीजें डाल दो। जी, क्योंकि बच्चों को हमने इसी तरह खिलाना है। वैसे हम हमारे लिए भी बहुत अच्छा, हम अगर दूध की बजाय आलमंड मिल्क लेना तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर। वैसे आजकल जो दूध आ रहा है, थोड़ा शहद डाल दो। जी। अच्छा, आलमंड मिल्क जो है ये पहले इतना ट्रेंड में नहीं था, आई थिंक शायद लोगों को अवेयरनेस नहीं थी इसकी अफादियत डेंगू में क्या क्या है, ये तो आप बता रही हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है कि उतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करें जितना आप आम दूध इस्तेमाल करते हैं, और फिर एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा है इस्तेमाल करने में। एक्सपेंसिव तो है बेशक, लेकिन अगर हम थोड़े से बादामी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी मदर को बना के देती हूँ, तो जैसे 10 to 12 आलमंड्स लें, उसमें थोड़ा सा जो है वो बॉइलिंग जो है वो वाटर डाल दें, ठीक है, उसको ग्राइंड कर दें, और उसको फिर जो है ना वो मतलब ग्लास में डाल के मामा को दे दें, तो वो बहुत अच्छा है इसमें, क्योंकि आलमंड्स जो हैं वो रिच सोर्स हैं प्रोटीन्स के। जो हमारा जो दूध आ रहा है आजकल के, बेशक वो जो भी है वो प्योरीफाइड नहीं है, उसमें लैक्टोज है इतनी ज़्यादा कि वो हमारे जाके जो इंटेक हम उसका कर रहे हैं वो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना वो हमारे लिए नुकसान दे। और देखिए जब कहा जाता है, दूध का जिक्र किया, हम मुझे याद है रूस साहब, जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था, उसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था एक कंपनी का जो ठीक था, बाकी जो हम इस्तेमाल करते ये भी ठीक नहीं थे। अच्छा, कि आप किस तरह कौन से वाले को प्रीफर देंगे कि भाई ये पियेंगे थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि आजकल हम जहाँ भी जाते हैं मिलावट तो बड़ी ज्यादा हो गई है। व्हाइटनर्स हैं, दूध नहीं है, ये दूध नहीं है, उसके ऊपर लिखा भी होता है, हमने कभी पढ़ने की वैसे दुकानों में भी जब जाते हैं ना, वो भी वहाँ भी प्रॉब्लम, तो वहाँ पे भी सर्फ मिलाई कहीं क्या करके वो। मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने लें खाओ। मुझे ना वो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर याद आ गया, वहाँ पे क्या उनका कहने का मतलब है कि मजे रखें, बस यही कहने का मतलब है। यहाँ पे कोई भी जो है वो उस तरह से दे सकता है। अब हमने एक ब्रेक लेनी है जरा, हमारे शहरों में हमने एक ब्रेक लेनी, ब्रेक पे जाते हैं, फिर ये से शुरू करेंगे, घर में अब रखना शुरू करते हैं। आप ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। एक सैड न्यूज़ और वो ये है कि मारूफ अदाकार अफजाल अहमद इंतकाल कर गए हैं। अफजाल अहमद जो चिट्टे के नाम से मशहूर थे, बहुत गोरा चिट्टा रंग था, सुर्ख और सफ़ेद हुआ करते थे किसी ज़माने में, और मुझे याद है मेरी बड़ी मुलाकातें उनसे रही हुई हैं। ब्लड प्रेशर के वो मरीज़ थे एक अरसे से, और उनको बहुत ज़माना हुआ, कई बरस बीत गए जब उसकी वजह से एक उनको फौलज का अटैक हुआ था, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी एक साइड बिल्कुल
माजूरी में चली गई थी, बोल नहीं सकते थे और इशारों की ज़बान में अपना काम चलाया करते थे। उनको गुज़श्ता रोज़ ब्रेन हैमरेज हुआ और उनको दाखिल कराया गया जनरल हॉस्पिटल में, जहां आज वो खालिक हकीकी से जा मिले। अफजाल अहमद को याद करते हुए मैं ये बताऊं कि कबीर खान के साथ उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर हुई थी। मुन्नू भाई का प्ले था जजीरा, मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जहाँ से अफजाल अहमद ने अपना आगाज़ किया था टीवी के ऊपर। टीवी के मारूफ अदाकार थे, फिल्मों में भी काम किया, शोले, शरीफ बदमाश, वैशी जट, इश्क नचावे गली गली उनकी मशहूर फिल्मों के नाम है। और असल बात यह है कि जैसे सुहा भी कह रही थी और हरमीत भी कह रहे थे कि एक वो जनरेशन जो एक इंडस्ट्री को बनाने वाली पायनियर थी, वो जनरेशन जो पायनियर थी, उसका आहिस्ता आहिस्ता खात्मा होता चला जा रहा है। आज सुबह हमने जिक्र किया पहले इमरान असलम का कि इमरान असलम इंतकाल कर गए, अब अफजाल अहमद का हम जिक्र कर रहे हैं, अफजाल अहमद भी आज इंतकाल कर गए। ये आप झलकियाँ भी देख रहे हैं उनके मुख्तलिफ ड्रामों की। और मुझे अभी तक याद है सुहा कि समीना जो थी उनके साथ इनका एक प्ले था जो नुसरत ठाकुर की डायरेक्शन थी, बहुत ही टीवी का नायाब मतलब यादगार प्ले था। बहुत मजे हुए एक्टर थे, आवाज़ का ज़ीरो बम, उतार चढ़ाव, जिस तरीके एक्सप्रेशन, वो सीखने वाला। सब एक और बड़ी बात जो थी इन अदाकारों में, इस्माइल तारा की हम बात करें, गुज़श्ता रोज़ उनका भी इंतकाल हो गया। ये चीज़ जो थी हम देखते थे कि जो पुराने अदाकार थे, जो एक तो थिएटर से निकले लोग होते थे, बड़ी ट्रेनिंग होती थी उनकी, और उसके बाद जाके जो है वो अपना लोहा मनवाते थे बड़ी स्क्रीन पर। ये चीज़ अब हम आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह सोहा इससे कबल बात कर रही थी कि जो नई नस्ल है, क्या उस चीज़ को वो बरकरार रख पाई? एक तो हम देखते थे कि लगाव बहुत होता था अपने काम के साथ, उनको वो जिस तरीके से उस काम को प्रोफेशनली वो निभाते थे, वो आजकल हम देख रहे हैं कि उस तरह हमें नजर चीजें नहीं आती। एक और चीज देखिए, अपनी इस चीज में ऐड करें कि दे गो थ्रू एवरीथिंग, वो हर चीज से गुजरे हैं। आज की जनरेशन जो है उसको या तो शॉर्टकट चाहिए या उन्हें फॉरन वन नाइट ओवरनाइट उनको सक्सेस चाहिए। मैं जिस चीज के बारे में बात कर रही थी वो ये थी कि ये जो जनरेशन अब गुजर चुकी है, जो आहिस्ता आहिस्ता लोग जाते जा रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया इमरान असलम साहब का जो कि सदर है जियो जंग के, अब्दुल जब्बार साहब का जिक्र कर लेते हैं, पब्लिक को एटीवी को बनाने वाले वो हैं। ये एम्पायर जो उन्होंने खड़े किए हैं, अब ऐसे लोग इस दुनिया से जाते जा रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है, वो जो अगली जनरेशन है ना, वो उनकी मिरास को आगे लेके चले। या तो ये एम्पायर खत्म हो जाएंगे या फिर इनको मजीद तरक्की मिलेगी। तो हम तो मगफरत की दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस तरह के लोगों की बात करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि पायनियर्स थे, सर, बनाने वाले थे। और जो इनसे चीज़ सीखने वाली है नई जनरेशन को, वो जैसे मैं हरमीत भी बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आप अपने एक्सप्रेशन को चेहरे पे लाएं कैसे। इसके साथ राइटर्स की बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती थी, वो रोल इनको ऐसे देते थे जो रोल निभाते हुए इनको आसानी होती थी। अब असल मसला क्राइसिस जो आया है वो लिखने वाले का है। अगर लिखने वाला उतना अच्छा होगा तो परफॉर्म करने वाले भी अच्छे होते जाएंगे। पूरी ट्रेन को बेहतर करने की जरूरत है और इस सब में हमारा किरदार भी उतना ही अहम है, किरदार अदा करना चाहिए। अब आपसे इंशाल्लाह लेनी है हमने इजाज़त, अभी छुट्टी है 2 दिन की, तो इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। हम तीनों को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा राइट लेफ्ट देखिए, किसी को अगर आपकी ज़रूरत है तो उनका भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।